हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर ज्योमेट्रिक्स। आज इस वीडियो के अंदर हम ज्योमेट्रिक करेक्शन पढ़ेंगे और हमने इस यूनिट के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने रेडियोमेट्रिक करेक्शन देखा था, जिसके 3 लेक्चर वीडियो हमारे पास प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर रेडियोमेट्रिक करेक्शन देख सकते हो। इसके अंदर हम ज्योमेट्रिक करेक्शन देखेंगे और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे हमारे पास, एक इंटरनल होता है और एक हमारे पास एक्सटर्नल होता है, और फिर उसके बाद हम करेक्शंस देखेंगे कि कैसे कैसे हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन होता है हमारे पास, दूसरा इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन होता है, थर्ड हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच रहती है टू इमेज, जिसमें दोनों यूज होते हैं, मैप और इमेज यूज होती है, और थर्ड लास्ट हमारे पास रेक्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन होता है इमेज का। ठीक है, तो उसको यूज करके हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस अप्लाई करते हैं हमारे पास किसी भी इमेज के अंदर। तो रेडियोमेट्रिक करेक्शंस के अंदर देखा था कि उसकी पिक्सल वैल्यू या फिर उसके डिजिटल नंबर में अगर कोई भी एरर है तो वो रेडियोमेट्रिक के अंदर आता है, और ज्योमेट्रिक में उसके साइज या फिर हमारे पास उसका पोजिशन से रिलेटेड रहेगा, पिक्सल्स के, क्योंकि हमें पता है जो रिमोट सेंसिंग इमेजेस रहती हैं वो हमारे पास पिक्सल्स से बनी हुई होती है हमारे पास, जो कि कोई ना कोई वैल्यू कैरी करती है, या फिर उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी पिक्सल्स का रहता है हमारे पास। ठीक है, तो जो रॉ रिमोटली सेंस्ड इमेज रहती है, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सेंसर्स ऑफन कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन, एरर एंड डेफिशिएंसीज व्हिच डिक्रीज इट्स क्वालिटी। तो जब एरर रहेगा तो उसकी क्वालिटी एक्यूरेसी कम होती है हमारे पास। डिस्टॉर्शंस यूजुअली अकर इन इमेज डेटा ड्यूरिंग द इमेज एक्विजिशन प्रोसेस। जब हम इमेज कैरी करते हैं हमारे पास या डेटा को एक्वायर करते हैं, तब जाके हमारे पास डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलते हैं। दस इट बिकम्स एसेंशियल टू प्री प्रोसेस द रॉ इमेज डेटा इन ऑर्डर टू रिमूव डिस्टॉर्शन बिफोर यूजिंग डेटा फॉर एनी एप्लीकेशन। तो जब तक डिस्टॉर्शन है तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम रॉ इमेज जो अवेलेबल रहती है उसमें डिस्टॉर्शन कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है, तो उसको हम रिमूव आउट करते हैं, जिससे कि जिस एप्लीकेशन के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं हमारे पास बेटर एक्यूरेसी मिल सके हमारे पास। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन हमने देखा था 2 टाइप्स के, सबसे पहले रेडियोमेट्रिक, दूसरा हमारे पास जियोमेट्रिक। तो रेडियोमेट्रिक के बारे में हमने पढ़ लिया, आज हम ज्योमेट्रिक के बारे में देखेंगे और उसका रिमूवल कैसे करते हैं, क्योंकि इनका रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है, हम एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते हमारे पास। तो जो भी रॉ इमेज होती है उसको हम प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन करते हैं उसके लिए, जिससे कि ये जो एरर्स अकर करते हैं, ये जो डिस्टॉर्शन अवेलेबल रहते हैं रॉ इमेज के अंदर, वो रिमूव आउट हो जाए हमारे पास। तो द प्री प्रोसेसिंग ऑफ इमेज डेटा इज कंडक्टेड टू रेक्टिफाई एंड रीस्टोर द इमेज बाय रिमूविंग बोथ रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक एरर्स। तो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन क्या क्या होते हैं हमारे पास, तो रेडियोमेट्रिक के अंदर क्या है, उसकी वैल्यू से रिलेटेड था, पिक्सल्स की वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक करेक्शन, जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन अकर करते हैं वो उसकी पोजीशन और उसके शेप से रिलेटेड होते हैं हमारे पास। तो जो भी एरर पिक्सल की पोजिशनल और उसकी शेप से रिलेटेड है वो हमारे पास किसके अंदर आता है, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन के अंदर आता है। ज्योमेट्रिक एरर रिप्रेजेंट्स अ मिसमैच बिटवीन द एक्चुअल इमेज एक्वेशन सेंसर कोऑर्डिनेट्स एंड आइडियल इमेज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो मान लीजिए आपने आपके पास सेंसर अवेलेबल रहते हैं सैटेलाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सेंसर है अर्थ को स्कैन करता है और फिर हमारे पास रिमोट सेंस इमेज मिलती है हमारे पास। ठीक है, तो मान लीजिए इस ग्राउंड को वो सेंस कर रहा है, और ग्राउंड की जो पोजीशनिंग है, एक्चुअल में ये एक ट्री मान लीजिए, यहाँ पे एक अर्थ सरफेस के ऊपर ट्री अवेलेबल है, तो जो रॉ इमेज बनेगी वहां पर भी हमारे पास उस पिक्सल के अंदर शो होनी चाहिए जो इस एंगल के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो अगर ये जो ट्री है इसी पिक्सल के अंदर शो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हमारे पास क्या ओरिजिनल आइडियल इमेज कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ठीक है, मतलब उसी पिक्सल में शो हो रहा है जहाँ पे उसको आना चाहिए, लेकिन किसी न किसी एरर की वजह से इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो जो ये पिक्सल से बना हुआ है इमेज, ठीक है, एक्चुअली में तो हमारे पास ये वाली पिक्सल ग्रीन होनी चाहिए थी, या जो भी हमारे पास इसका रिफ्लेक्टेंस होता है उस इंटेंसिटी के हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी। बट हम देख रहे हैं कि इसकी एक पोजीशन जो है लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो गई है, मतलब ट्री जो यहाँ पर है वो हमारे पास इस पिक्सल में दिख रहा है। तो ये जो उसकी पोजीशन शिफ्ट हुई है, या फिर उसका जो भी हमारे पास शेप भी हमारे पास डिफर कर सकता है, तो ये सब ज्योमेट्रिक करेक्शन और ज्योमेट्रिक एरर के अंदर आते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर इन्हीं को हम करेक्टिफाई करते हैं, मतलब कि जो आइडियल इमेज होनी चाहिए उसके मुकाबले जो एक्चुअल इमेज एक्विजिशन है वो मिसमैच करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इट डज नॉट अलाउ इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम टू मैच द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्चुअली में जो आइडियल इमेज के अंदर एक्चुअल उसके जो जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होने चाहिए थे, जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए थे, उस ऑब्जेक्ट के रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर
उस पिक्सल में अवेलेबल नहीं रहते हमारे पास, कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हो जाती है या उसका जो नेबरहुड पिक्सल होती है वो हमारे पास उस डेटा को शो करती है। इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज ज्योमेट्रिक एरर इन एन इमेज एज कम्पेयर्ड विद द रेडियोमेट्रिक एरर्स विच कैन बी इजिली सीन एंड ऑल्सो रिलेटिवली ईजी टू रिमूव फ्रॉम द इमेज डेटा। तो जैसे कि हम रेडियोमेट्रिक को हमने करेक्शन या फिर हम कैसे करेक्टिफाई करते हैं वो सब देखा था, तो वो ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन ज्योमेट्रिक उसकी शेप और उसका जो पोजिशनल शिफ्टिंग है उसको करेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे पास, ठीक है। द रिमूवल ऑफ ज्योमेट्रिक एरर इज ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन बट देयर रिमूवल फ्रॉम द इमेज डेटा इज एसेंशियल। तो अगर हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए और एक्यूरेट एनालिसिस करनी है, उसका रिमोट सेंसिंग इमेजेस का एक्यूरेटली अप्लाई करना है किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए और एक्यूरेसी चाहिए, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक करेक्शन को अप्लाई करना जरूरी है हमारे पास, ठीक है। तो जो भी ज्योमेट्रिक एरर्स अगर करते हैं हमारे पास उनको रिमूव आउट करना बहुत जरूरी होता है। फेलिंग टू एलिमिनेट ज्योमेट्रिक एरर्स हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। अगर हम उसको रिमूव नहीं करते तो क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है हमारे पास। जब ज्योमेट्रिक एरर अकर करता है हमारे पास किसी भी इमेज के अंदर, तो वो क्या होता है, मिनिमाइज आवर एबिलिटी टू रिलेट थीमेटिक फीचर्स आइडेंटिफाइड इन एन इमेज टू द सेम फीचर्स ऑन द ग्राउंड। तो जो एक्चुअली पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं हमारे पास, जो नेचुरली वर्ल्ड जो होता है हमारे पास उससे जियोग्राफिकली रिलेटेड होते हैं हमारे पास। तो जब ऊपर ही हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो पोजिशनिंग होना चाहिए पिक्सल्स के अंदर वो करेक्ट नहीं है, तो हमारे पास हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, मतलब कि एरर शो होता है हमारे पास, ठीक है। डू नॉट अलाउ टू इंटीग्रेट इमेज डेटा विद मैप डेटा। इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम इमेज जो भी हमने लिया उसको मैप के साथ। डू नॉट अलाउ टू मेक रियल एरिया एस्टिमेट और कैलकुलेशन। तो हम एरिया कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते जो एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करे। डू नॉट अलाउ टू कंपेयर टू डिफरेंट टेम्पोरल इमेजेस ऑफ द सेम एरिया पिक्सल बाई पिक्सल। तो मान लीजिए आपने दो टाइम पे दो इमेजेस ली सेम एरिया की, तो एक में करेक्टेड डेटा है हमारे पास, दूसरे में डिफरेंट डेटा है। तो ये हमारे पास मान लीजिए दो डिफरेंट टाइम की सेम प्लेस की इमेजेस हैं। तो जहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट इस पिक्सल के अंदर दिख रहा है किसी ज्योमेट्रिक एरर की वजह से, बट नेक्स्ट इमेज में हमारे पास एक्चुअली में जो अवेलेबल है वो इस पिक्सल में उसकी कोऑर्डिनेट के हिसाब से डेटा करेक्ट है। तो अब आप इन दोनों इमेजेस को क्या कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जियोमेट्रिक एरर अकर कर रहा है और ये हमारे पास ट्रू है। तो कैसे पता चलेगा इन दोनों इमेज को देख के? अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जियोमेट्रिक एरर इसमें अकर कर रहा है, हो सकता है कि इसमें जियोमेट्रिक एरर अगर करता हो। तो जब आप टेम्पोरल इमेजेस लेते हो सेम प्लेस की, तो उसका जो एरिया है या फिर उसका जो ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलती है अगर ज्योमेट्रिक एरर किसी भी इमेज में अकर करता है तो, ठीक है। तो अगर आप सक्सेस हो जाते हो किसी भी ज्योमेट्रिक एरर को रिमूव आउट करने में, तो बहुत सारे फायदे होते हैं आपको, जैसे कि अलाउ टू परफेक्टली रिलेट रिमोटली सेंस्ड इंफॉर्मेशन टू अदर थीमेटिक मैप्स इन द GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टू द फील्ड डेटा और विद एनी अदर स्पेशल डेटा। तो अगर आप ज्योमेट्रिक एरर को रिमूव आउट करते तो मतलब एक्यूरेसी आपको अचीव होगी। तो मतलब कि जो एक्चुअल पोजीशन है रियल वर्ल्ड में या जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही आपको पिक्सल से मिल रहे हैं हमारे पास। तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, GIS के अंदर यूज कर सकते हो और अपना एनालिसिस कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास स्पेशल डेटा अवेलेबल है आप उससे कंपेयर भी कर सकते हो, रिलेट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या एडवांटेज देखते हो कि अलाउ टू एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट एरिया एंड डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज डेटा। तो आप एक्यूरेटली डेटा भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो और एरिया भी निकाल सकते हो। अलाउ एन इमेज टू मैच स्पेसिफिक प्रोजेक्शन सरफेस ऑफ और मैप, मतलब कि प्रोजेक्शन भी कर सकते हो आप, मतलब कि जो रियल वर्ल्ड है जो भी आप अर्थ सरफेस को सेंस कर रहे हो वो आपको एक्चुअली में एक प्रोजेक्शन टाइप दिखेगा, मतलब कि एक्यूरेट डेटा मिलेगा आपको। अलाउ टू प्रोड्यूस रिलायबल रिमोट सेंसिंग बेस्ड प्रोडक्ट, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अलाउ टू कंपेयर टू इमेजेस टेकन एट डिफरेंट टाइम्स एंड कैरी आउट चेंज एनालिसिस। तो जब आप ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हो तो हमारे पास जो भी दो इमेजेस हमने डिफरेंट टाइम्स पे टेकन आउट किए हैं तो वो आपको क्या मिलती है, एक्यूरेटली मिलती हैं और आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं कि अगर हम ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या एडवांटेज होंगे, अगर नहीं करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन जो होते हैं वो क्या टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल।
तो एनी टाइप ऑफ एरर डेट अकर इन remotely sensed images are known as the image distortions. Remotely sensed imagery contains two types of geometric errors, namely internal and external. The knowledge of type of geometric error present in image data is very important for its removal. तो हमने फायदे भी देख लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं अगर हम ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर समझते हैं। बेसिकली ये जो होता है इंटरनल जो ज्योमेट्रिक एरर्स अगर करते हैं वो हमारे पास सेंसर सिस्टम की वजह से करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है या फिर अर्थ का कर्वेचर जो इफेक्ट है वो हमारे पास इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स को जनरेट करता है हमारे पास, ठीक है। तो दीज एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंसर सिस्टम, क्योंकि जो भी हमारे पास रिमोटली सेंस्ड इमेज हम गैदर करते हैं वो सेंसर के थ्रू करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो ग्राउंड के हमारे पास सेंस होता है। तो ये जो सेंसर है, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, वो पिक्सल्स में हमारे पास इमेज को क्रिएट करते हैं। तो उसी में कोई ना कोई एरर की वजह से हमारे पास इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर देखने के लिए मिलता है हमारे पास, या फिर आपका जो अर्थ का रोटेशन है और कर्वेचर है उसकी वजह से हमारे पास इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर देखने के लिए मिलता है। दीज एरर्स आर प्रेडिक्टेबल और कंप्यूटेबल एंड often referred to as systematic that can be identified and corrected using pre-launch or platform ephemeris and information of internal sensor distortion. तो ये जो इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स होते हैं, सबसे पहली बात है ये सिस्टमेटिक नेचर के होते हैं, मतलब ठीक है, ये कंपेंसेटिव नेचर का नहीं होता हमारे पास, सिस्टमेटिक नेचर का होता है, जो जुड़ते जाते हैं हमारे पास अगर इसको करेक्टिफाई नहीं किया जाता है तो। और ये जो एरर्स होते हैं प्रिडिक्टेबल और कंप्यूटेबल भी होते हैं हमारे पास, इजीली हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारे पास। और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं या इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म एफिमेरस डेटा है उसको हमें अचीव करना पड़ता है। एफिमेरस डेटा मतलब कि उसका जो सेंसर सिस्टम है उसकी ज्योमेट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम इमेजिंग कर रहे हैं या फिर सेंसिंग कर रहे हैं हमारे पास, एज वेल एज डेट ऑफ द अर्थ सरफेस, कि जो भी अर्थ सरफेस से उसकी ज्योमेट्री है उसकी पोजिशनिंग है। जैसे हमने एफिमेरस डेटा जीएनएसएस के अंदर देखा था जो सैटेलाइट की पोजिशनिंग इन्फॉर्मेशन को कैरी करता था, वैसे ही सिमिलर है हमारे पास कि सेंसर सिस्टम की ज्योमेट्री के बारे में जो डेटा होता है वो हमारे पास पता होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का एफिमेरस डेटा और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, सेंसर के अंदर कोई भी इंटरनल डिस्टॉर्शन है उसकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब वो चीज़ पता होती है तो हम उसको ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कंप्यूट भी कर सकते हैं कितना एरर हमारे पास अकर कर रहा है, इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर, फिर उसको हम करेक्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टमेटिक नेचर का होता है। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। Reasons for geometric distortion causing internal geometric errors in the remotely sensing images include the following. तो किस किस की वजह से हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स अवेलेबल हैं जिससे कि हमें इंटरनल सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले स्कैन स्क्यू कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन इफेक्ट, ठीक है। तो स्क्यू जो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, जो कि अर्थ ही अवेलेबल है हमारे पास, अर्थ सरफेस, और यहाँ पर सेंसर हमारे पास क्या कर रहा है, इसको सेंस कर रहा है। तो स्क्यू नेचर देखने के लिए मिलता है जब ये इमेजेस को कैरी करता है। तो हमारे पास ये किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो स्क्यू नेचर देखने के लिए मिलता है अर्थ के रोटेशन इफेक्ट की वजह से। उसके अलावा हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम इंड्यूस वेरिएशन इन द ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल साइज एंड डायमेंशनल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि हमने सर्विंग हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है जब हम एरियल फोटोग्रामेट्री करते हैं, उसमें हमारे पास ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से देखने के लिए मिलता है। तो सिमिलर प्रोसेस होता है हमारे पास इसके अंदर भी कि जो ग्राउंड सेल का रिजोल्यूशन है हमारे पास उसमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, और हमारे पास अगर उसके अंदर वेरिएशन है तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए भी मिलता है। तो ये क्या है, इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर को कॉज करती है। उसके अलावा स्कैनिंग सिस्टम टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या देखने के लिए मिलता है, इंटरनल ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। अब अर्थ का रोटेशन इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, हमने देखा टिल्ट भी रहती है हमारे पास, और वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास रोटेट करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया कि वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन दिखता है हमारे पास अर्थ का। Earth observing sun synchronous satellites are normally launched in fixed orbit that collect a path or swath of the imagery as the satellite makes its way from north to south in descending mode. तो ये हमने क्या है पूरा रिमोट सेंसिंग में डिस्कस किया था, आप उस वीडियो का रेफर कर सकते हो। रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म की जो मेरी प्लेलिस्ट है आप उसमें वीडियो को कवर कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप्स की सैटेलाइट्स हमने पढ़ी थी। एक तो हमने
जियो सिंक्रोनस पढ़ा था, एक हमने सन सिंक्रोनस पढ़ा था। तो जो हमारे पास जो रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं वो हमारे पास पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, मतलब कि हमारे पास सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि हमारे पास क्या करती हैं, पोल टू पोल मूव करती है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें दो नेचर होता है हमारे पास। जब आप देखोगे कि नॉर्थ टू साउथ जाती है हमारे पास सैटेलाइट्स, कोई भी नॉर्थ टू साउथ मूव करती है हमारे पास, तो वो डिसेंडिंग नेचर होता है। और जब तो ये डिसेंडिंग होता है, और जब आप साउथ टू नॉर्थ पोल पर कोई सैटेलाइट मूव करती है तो वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे पास डिसेंडिंग नेचर में अपने डेटा को कलेक्ट करती हैं, डिसेंडिंग नेचर में, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ मूव करते हुए। और ये जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है हमारे पास। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, रिलेटिव मोशन देखने के लिए मिलता है अर्थ और सैटेलाइट्स के बीच में। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ ऑफ द सैटेलाइट्स एंड द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द स्टार्ट ऑफ ईच स्कैन लाइन इज स्लाइटली टू द वेस्ट ऑफ इट्स प्रीडिसेसर विच कॉज ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द स्क्यूड ज्योमेट्री इन द इमेज। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक जो स्टार्ट लाइन रहती है हमारे पास, एक्चुअल में मान लीजिए, फिर से बना लेते हैं उस डायग्राम को, ये अर्थ है और हम सिर्फ डिसेंडिंग नेचर ले रहे हैं जिसमें हमारे पास ये नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, और ये रोटेशन जो है अर्थ का वो हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है हमारे पास, और ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है। तो जब भी आप स्कैनिंग करोगे, ये जो सैटेलाइट है वो स्कैन करती है हमारे पास, तो मान लीजिए ये ऐसे स्कैन करते हुए जा रही है इस अर्थ सरफेस को, तो इसकी शिफ्टिंग हम ऑलरेडी रिलेटिव मोशन की वजह से क्या देखते हैं, वेस्ट साइड देखते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो स्टार्ट लाइन रहती है हर एक, मतलब स्टार्ट रहती है स्कैन लाइन की, वो स्लाइटली वेस्ट टू द ऑफ इट्स प्रेडिसेसर हो जाती है, मतलब वेस्ट साइड शिफ्टिंग देखने के लिए मिलती है हमारे पास। और ओवरऑल इफेक्ट जो देखने के लिए मिलता है वो स्क्यूड ज्योमेट्री हो जाती है इमेज के अंदर। ठीक है, थोड़ा फ्लैटनिंग देखने के लिए मिलती है हमारे पास, जो एक्चुअल साइज है हमारे पास। ठीक है, तो जब शेप भी बिगड़ता है हमारे पास किसका, पिक्सल का, तो वो भी किसके अंदर आता है, ज्योमेट्रिक एरर के अंदर या ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन के अंदर आता है। तो ये अर्थ का इफेक्ट देखने के लिए मिला। दूसरा जो हमने देखा था वो है वेरिएशन इन ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल साइज एंड डायमेंशनल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरनल ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कॉज होता है हमारे पास। ठीक है, तो एन ऑर्बिटल मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनिंग सिस्टम scans through just a few degree of nadir as it collects data hundreds of kilometers above the earth surface between 600 and 700 किलोमीटर above the ground level। तो ये जो 600-700 किलोमीटर है ये हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आते हैं, जो कि हमारे पास सन सिंक्रोनस या पोलर सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, तो मल्टी स्कैनिंग सिस्टम है मान लीजिए हमारे पास। ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल है, मतलब कि काफ़ी बैंड्स में हमारे पास डेटा को कलेक्ट करता है हमारे पास। तो जो स्कैनिंग सिस्टम होता है, जैसे हमने विस्क ब्रूम पढ़ा था और पुश ब्रूम पढ़ा था, अगर हम पुश ब्रूम की ही बात करते हैं तो अगर वो नादिर है, मतलब कि परपेंडिकुलर है टू द अर्थ सरफेस, तो उसमें इतना डिस्टॉर्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन इतनी हाइट की वजह से 600 to 700 किलोमीटर अबव द ग्राउंड लेवल से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा डिस्टॉर्शन, मतलब कि फ्यू डिग्री ऑफ नादिर हो जाता है हमारे पास। तो जो भी लो एल्टीट्यूड है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग सिस्टम है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कि हाइट की इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो स्कैनिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा ऑफ नादिर हो जाता है फ्यू डिग्री। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है, और जिसको करेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे पास। टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन क्या होता है, ये भी हमारे पास इंटरनल ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन को कैरी करता है, कॉज करता है। द टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन अकर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द स्कैनिंग सिस्टम इटसेल्फ। तो जैसे मैंने आपको विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम के बारे में बताया, तो विस्क ब्रूम में हमारे पास क्या होता है, स्कैनिंग सिस्टम के अंदर एक रोटेटिंग मिरर होता है जो हमारे पास डेटा को, ये सब हमने रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में पढ़ा था, ये कॉमन पार्ट है, सिलेबस है हमारे पास गेट ज्योमेटिक्स का। तो उसमें हमने देखा कि स्कैनिंग सिस्टम एक रोटेटिंग मिरर भी रखता है, मतलब कि वो विस्क ब्रूम कहलाता है हमारे पास। तो मान लीजिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि स्कैनिंग सिस्टम जो रोटेशन की वजह से, खुद के रोटेशन की वजह से एरर को कॉज करता है, वो टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन होता है हमारे पास। ठीक है, तो व्हेन अ स्कैनर स्कैन्स अक्रॉस ईच लाइन
each scan line, the distance from the scanner to the ground increases further away from the center of the ground swath. तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, स्कैन कर रहा है कोई भी स्कैनर, ठीक है, स्कैनिंग मिरर है हमारे पास और वो इसको स्कैन कर रहा है हमारे पास, और ये क्या कहलाता है हमारे पास, स्वाथ विड्थ कहलाती है हमारे पास, ठीक है। ये स्वाथ हो गया हमारे पास और ये स्कैन करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे स्कैन करेगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास जो एग्जैक्टली बिलो हो गया वो हमारे पास क्या सेंटर लाइन हो गई। तो सेंटर लाइन में इतना एरर कॉज नहीं होता है जितना कि हमें फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अगर आप कोई भी स्कैनिंग सिस्टम देखोगे तो ये जो स्कैनर है वो एक इस टाइप से स्कैन करता है, ठीक है। मतलब कि फील्ड ऑफ व्यू एंगल होता है हमारे पास, ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। और इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू की बात करेंगे हमारे पास, तो ये एक पिक्सल को कैरी करेगा। तो ये टोटल तो हमारे पास क्या हो गया, स्वाथ विड्थ हो गई जिसको ये कैरी कर रहा है, जिसको ये कवर कर रहा है हमारे पास। तो जो सेंटर में होता है वो एक्चुअली स्क्वायर शेप की ही रहती है हमारे पास, और जैसे जैसे हम फर्दर अवे जाते हैं फ्रॉम द सेंटर लाइन तो वो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप की हो जाती है हमारे पास, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग देखने के लिए मिलती है फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि साइज जो है हमारे पास थोड़ा इंक्रीज हो जाता है हमारे पास, तो ये रेक्टेंगुलर शेप की हो जाती है। बट हम इसको अगर कम एरर मान के चलें तो ये स्क्वायर शेप का ही लेकर चलते हैं। बट डिस्टॉर्शन हमारे पास क्या है, सेंटर लाइन से अवे जाने पर डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है जो कि टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन होता है हमारे पास। Although scanning mirror rotates at a constant speed, the instantaneous field of view of the scanner moves faster and scans a large area as it moves closer to the edges. तो हमारे पास क्या होता है कि स्कैनिंग मिरर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड से रहता है। तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि जो हम सेंटर पे ले रहे हैं, ऑफ नादिर ले रहे हैं, मतलब नादिर पे ले रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलरली ले रहे हैं, तो वो हमारे पास स्लो मूव करता है। जैसे जैसे वो दूर जाएगा उसको जल्दी से डेटा को कैरी करना पड़ेगा, मतलब कि उतना एरिया को जल्दी से कवर करना पड़ेगा अपने स्कैनिंग मिरर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए। तो हमारे पास वहाँ पे जो एजेस अवेलेबल रहती है इमेजेस की, वहाँ पे हमें ज़्यादा एरर देखने के लिए मिलता है या डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है वहाँ पर। इट कॉजेज इन द कंप्रेशन ऑफ द इमेजेस एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द नादिर एज शोन इन द फिगर 1। दिस डिस्टॉर्शन इज नोन एज द टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन। इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन कहते हैं। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ विस्क ब्रूम सेंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रोटेटिंग मिरर कौन रखता है हमारे पास, जो एक्रोस ट्रैक होता है, और एक्रोस ट्रैक मतलब कि हमारे पास क्या होता है, विस्क ब्रूम सेंसर कहलाता है। और जो अलोंग ट्रैक रहता है वो हमारे पास क्या है, पुश ब्रूम सेंसर होता है। तो हम सभी स्कैनिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि हमें डिस्टॉर्शन इमेजेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप ये देखोगे जो नादिर पे अवेलेबल है उसका हमारे पास ये एरिया कवरेज देखने के लिए मिल रहा है हमारे पास। और जब हम ऑफ नादिर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द नादिर जा रहे हैं मतलब, तो वो हमारे पास थोड़ा डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिल रहा है हमारे पास। तो दोनों एजेस पे, इमेजेस के एजेस पे हमारे पास थोड़ा स्ट्रेचिंग देखने के लिए मिलती है पिक्सल्स की, और वो हमारे पास एरर मतलब कि इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर या डिस्टॉर्शन को कॉज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल के हमने 3 कॉजेस देख लिए, हमने सोर्सेज देख लिए हमने। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर के बारे में। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर आर मेनली कॉज बाय द फेनोमेना डेट वेरी इन नेचर थ्रू टाइम एंड स्पेस। मतलब कि ये हमारे पास इंटरनल की वजह से नहीं हो रहा, मतलब उसके स्कैनिंग सिस्टम या फिर हमारे पास सेंसर या फिर अर्थ के रोटेशन और कर्वेचर की वजह से नहीं हो रहा, वो सब इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर कॉज करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर, जो कि टाइम और स्पेस की वजह से होते हैं हमारे पास, ठीक है। The most common external factor that cause geometric error in remotely sensed data are random movement by the spacecraft or platform at the time of scanning or data collection. तो आप हम इसमें जो समझेंगे वो एक एरोप्लेन की वजह से समझेंगे जो कि डेटा को कलेक्ट कर रहा है हमारे पास। तो जब कोई भी प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास या स्पेसक्राफ्ट होता है, जब वो अपनी मूवमेंट से मूव करता है, मतलब कि उसकी मूवमेंट का नेचर चेंज होता है, तो वो एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर को कॉज करता है। जैसे कि मान लीजिए उसका एल्टीट्यूड चेंज हो गया हमारे पास, 500 किलोमीटर से हमारे पास वो स्कैनिंग कर रहा था और फिर वो हमारे पास 700
किलोमीटर से स्कैनिंग करेगा तो वो हमारे पास क्या है, उसका एल्टीट्यूड चेंज हो गया, जो कि पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कॉज करेगा। या फिर आप मान लीजिए उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। एटीट्यूड मतलब कि जिस पाथ पे वो चल रहा है, इसकी अगर 3 डायमेंशनल देखेंगे किसी भी एरोप्लेन की तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो एक्स हो सकता है जिसमें वो मूव कर रहा है, एक हमारे पास वाई हो सकता है। अगर अपने 3 डायमेंशनल में आप इसको विजुअलाइज करोगे तो विजुअलाइजेशन के लिए और थोड़ा बेटर करते हैं, तो ये हमारे पास वाई हो गया और ऊपर की साइड हमारे पास जेड हो गया। तो 3 डायमेंशनल या हो गई हमारे पास अवेलेबल। तो ये जो एरोप्लेन है हमारे पास वो क्या करेगा, स्कैन कर रहा है हमारे पास जो भी ग्राउंड सरफेस है। अब ये अपना एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है, या फिर वाई डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है, या फिर जेड डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है। कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ज्योमेट्रिक एरर हमारे पास देखने के लिए मिलेगा उस इमेज के अंदर। ठीक है, तो ये जो डेटा कलेक्शन होता है प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो हमारे पास अगर एटीट्यूड चेंज होता है और एटीट्यूड चेंज होता है, एल्टीट्यूड और हमारे पास एटीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, जिसके अंदर हम यो, रोल और पिच के बारे में देखेंगे, वो अभी अच्छे से समझेंगे। तो बात यह है कि ये जो कॉज होता है वो टाइम और स्पेस की वजह से होता है हमारे पास। ठीक है, एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर। एक्सटर्नल एरर्स आर रेफर टू एज नॉन सिस्टमेटिक, मतलब कि रैंडम डिस्टॉर्शन होता है हमारे पास, ये सिस्टमेटिक नेचर नहीं होता है इनका। आर कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग एल्टीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंजेस। एल्टीट्यूड चेंज की वजह से कैसे होता है हमारे पास, जनरली फॉर ऑब्टेनिंग रिमोटली सेंस्ड डेटा एट ए यूनिफॉर्म स्केल, the remote sensing system flies at a constant height above the ground level along the defined flight line. Any change in the height of the remote sensing system gradually changes scale of the imagery. तो हमें पता है पहले से कि जो भी हमारे पास स्केल होता है वो स्केल किसका फैक्टर होता है हमारे पास, फोकल लेंथ और उसकी हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड का। हाइट ऑफ एल्टीट्यूड होता है मतलब कि जिस हाइट से वो डेटा को एक्वायर कर रहा है हमारे पास प्लेटफॉर्म जो है। तो अगर ये एच वेरी करेगा या चेंज करेगा तो वो हमारे पास क्या है, स्केल को चेंज करेगा। स्केल को चेंज करेगा तो उसका जो इमेजरी स्केल रहेगा वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है हमारे पास, जो कि डायरेक्टली फैक्टर किसका है, एल्टीट्यूड का है हमारे पास। ठीक है, तो द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड विल प्रोड्यूस स्मॉल स्केल इमेजरी एंड डिक्रीज इन एल्टीट्यूड विल जनरेट लार्ज स्केल इमेजरी। तो स्केल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइट बढ़ेगी तो हमारे पास स्केल कम होगा, स्केल कम होगा और हमारे पास स्मॉल स्केल की इमेजरी मिलेंगी। अगर मान लीजिए हाइट हमारे पास कम हो गई तो मतलब कि डिक्रीज इन एल्टीट्यूड हो गया, तो वो हमारे पास लार्ज इमेजरी के लार्ज स्केल की इमेजरी जनरेट करेगा हमारे पास। ठीक है, तो सीधा सीधा फैक्टर जो है वो इसका स्केल से हमारे पास इमेज की स्केल से। इन एडिशन द टोपोग्राफिक नेचर ऑफ द ग्राउंड ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्केल ऑफ इमेजरी जनरेटेड बाय द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। द रिमोट सेंसिंग सिस्टम आर नॉट कैपेबल देमसेल्फ टू एडजस्ट to such changes in elevation. Therefore, geometric rectification algorithms are used to minimize altitudinal changes in the remotely sensed data. अब जैसे कि हमारे पास जो भी स्कैनिंग सिस्टम होता है वो तो हमारे पास एक फ्लाइट पाथ रहता है उसका, मतलब कि एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे रहता है। और हमने देखा है कि जो ग्राउंड कवरेज रहता है उसका वो हमारे पास फ्लैट नहीं रहता है, ग्राउंड पे भी हमारे पास अंडुलेशंस और वेरिएशन देखने के लिए मिलता है हमारे पास। ठीक है, तो उसकी वजह से भी स्केल हर एक पिक्सल का अगर आप देखोगे तो चेंज होता रहेगा, कहीं पे हाई है कहीं पे लो है, इस टाइप से का ग्राउंड अवेलेबल है जो कि वो स्कैन कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो स्कैनिंग है इसका पॉइंट का एल्टीट्यूड चेंज रहेगा हमारे पास, फ्लाइट हाइट जो चेंज रहेगी उस पिक्सल के डेटा की भी स्केल डिफरेंट रहेगी, लेकिन हम फिर भी पूरी इमेज का एक ही स्केल मान के चलते हैं f/h से। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है क्योंकि रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो होता है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। एक फ्लाइट पाथ जो है कांस्टेंट स्पीड हाइट पे रहता है उसका हमारे पास, लेकिन चेंज इन एलिवेशन की वजह से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ज्योमेट्रिक एरर कॉज होता है। और ज्योमेट्रिक एरर को रिमूव आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रेक्टिफिकेशन एल्गोरिदम होते हैं हमारे पास जो कि मिनिमाइज करते हैं एल्टीट्यूडनल चेंजेस को। तो मतलब कि अगर आपको एल्टीट्यूड के चेंजेस की वजह से जो एरर कॉज हो रहा है तो आपको ज्योमेट्रिक का रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके कुछ एल्गोरिदम होते हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा रिमोट सेंसली डेटा के ऊपर हमारे पास। ठीक है, जिससे कि करेक्शन अप्लाई हो सके। तो ये एल्टीट्यूड है, सिंपल है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। जब आप एरियल फोटोग्रामेट्री करते हो उसमें भी हमारे पास स्केल फैक्टर और ये जो एल्टीट्यूड हाइट है वो भी हमारे पास काफ़ी मैटर करती है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटीट्यूड चेंजेस की। एटीट्यूड चेंजेस इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको समझना।
और हम डायग्रामेट्रिकली इसको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि द सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स आर लार्जली स्टेबल एज कंपेयर टू एयरप्लेन because they are not influenced by atmospheric turbulence, but their rotation and orientation may introduce distortions in terms of roll, pitch, and yaw. When a platform rotates randomly in 3 separate axes, तो देखिए जब अभी हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे थे वो जनरली हम किसकी बात कर रहे थे, कर तो हम बात प्लेटफॉर्म की रहे थे, बट मोस्टली हम एयरप्लेन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे। अगर हम सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग डेटा को कैरी कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, एक्वायर कर रहे हैं हमारे पास, तो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस इतना देखने के लिए नहीं मिलता है हमारे पास सैटेलाइट्स के लिए, बट उनके रोटेशन और जो ओरिएंटेशन रहता है उसकी वजह से हमारे पास डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। तो क्या क्या डिस्टॉर्शन हो सकते हैं, 3 वर्ड है इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रोल, पिच और यो। RPY से आप याद रख लीजिए, ये शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास RPY। कैसे आप इससे क्या XYZ इजिली याद रख सकते हो, बस आपको डायरेक्शन देखनी है कि हम X कौन सी ले रहे हैं, Y कौन सी ले रहे हैं, Z कौन सी ले रहे हैं। हो सकता है कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो, बट रोल, पिच और यो RPY XYZ होता है हमारे पास, ये आपको याद रखना है। अभी आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए हम किसी भी फिगर में क्या एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जो रोल क्या होता है हमारे पास उसके अंदर कि रोल ऑफ ए रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म सच एज एयरक्राफ्ट रेफर टू इट्स ओरिएंटेशन विद इन YZ प्लेन और रोटेटिंग अराउंड एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है, उसमें रोल कब कॉज होगा हमारे पास, जब वो रोटेट करेगा अराउंड द एक्स एक्सिस। YZ प्लेन में उसका ओरिएंटेशन अवेलेबल है, लेकिन उसका रोटेशन किस में अवेलेबल है, एक्स एक्सिस के अराउंड। ठीक है, मतलब कि वो एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है हमारे पास। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट डेवलप्स व्हेन एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज कीप्स स्टेबिलिटी इन डायरेक्शन बट इट्स विंग्स मूव अप और डाउन। तो जब एयरप्लेन की बात कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, उसकी विंग्स अगर अप और डाउन मूव करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के अराउंड क्या रोटेट करता है, और उसकी वजह से क्या रोल देखने के लिए मिलता है वहाँ पर, मतलब उसका ओरिएंटेशन क्या YZ प्लेन है। तो मैं इसीलिए आपको RPY बता रहा था, R मतलब कि रोल जो कि रोटेट करेगा अराउंड द एक्स एक्सिस, और P जो होगा वो अराउंड मतलब कि पिच जो होगा वो रोटेट करेगा अराउंड द Y एक्सिस, और जो यॉ होगा वो हमारे पास क्या किसके अराउंड रोटेट करेगा, अबाउट द Z एक्सिस। ठीक है, और उसके फैक्टर्स भी देख लीजिए कैसे कैसे कॉज होता है। जब उसकी विंग्स मूव करेंगी अप और डाउन तो हमारे पास क्या है, रोल कॉज करेगा। पिच के लिए हमारे पास ओरिएंटेशन जो है वो बाकी 2 जो डायमेंशंस है उसमें प्लेन हो जाएगा XZ प्लेन में, और रोटेट करेगा अराउंड द Y एक्सिस। और ये किसकी वजह से होता है, इट डेवलप्स व्हेन विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट रिमेन स्टेबल बट टेल ऑफ फ्यूजलेज मूव्स अप और डाउन। जब उसका टेल जो है वो हमारे पास मूव करेगा अप और डाउन। ठीक है, तो ये सब अभी हम फिगर में देखेंगे। उसके बाद यॉ की बात है, सिंपल है, वो हमारे पर रोटेट करेगा अराउंड द Z एक्सिस और ओरिएंटेड रहेगा और विद इन द XY प्लेन। ठीक है, इट अकर्स व्हेन विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट रिमेन पैरेलल एंड इट्स फ्यूजलेज मूव्स टू सम एंगल फ्रॉम द इंटेंडेड फ्लाइट लाइन टू लेफ्ट और राइट। तो जब आप मतलब कि एंगल कुछ एंगल से जो है, जैसे आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो और आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, या तो आप लेफ्ट में मूव कर गए या फिर आप राइट में मूव कर गए इस मतलब कुछ एंगल से, तो ये क्या कॉज करेगा, यॉ को कॉज करेगा। मतलब कि आप रोटेट किए अराउंड द Z एक्सिस। तो वो किसकी वजह से होता है, जब आपकी विंग्स तो पैरेलल रहती हैं हमारे पास, लेकिन फ्यूजलेज जो है वो कुछ एंगल से फ्लाइट लाइन से लेफ्ट और राइट हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट पिच एंड यॉ इफेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट एरर्स एंड आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्री प्रोसेसिंग। तो जनरली जो पिच और यॉ है हमारे पास, मतलब जो रोटेशन है अराउंड द Y एक्सिस एंड अराउंड द Z एक्सिस, वो हमारे पास जनरली देखने के लिए मिलती है, और उनको हम रिमूव आउट करते हैं इन द प्रोसेसिंग of the remote sensing images. However, the effect of roll may differ significantly on a line-to-line basis and can be removed using measurements from a gyroscope. अगर आप जायरोस्कोप यूज कर सकते हो तो उससे आपको रोल का जो भी इफेक्ट है वो रिमूव आउट कर सकते हो हमारे पास इमेजेस से। ठीक है, तो इनका मेथड भी देखते हैं हम कैसे हो सकता है हमारे पास रोल, पिच और यो। तो अब 3 डायमेंशनल में समझेंगे। मान लीजिए ये जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन है चेंजिंग इन द एयरक्राफ्ट रोटेशन की वजह से, तो सबसे पहला जो इमेज है ये वाला, वो हमारे पास नॉमिनल और एक्चुअल कवरेज जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो रेड बाउंड्री में आप देखोगे कि जो नॉमिनल कवरेज है, और ब्लैक बाउंड्री में देखोगे जो कि हमारे पास एक्चुअल कवरेज है।
तो नॉमिनल कवरेज और एक्चुअल कवरेज इसमें क्या सेम है हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो कॉज कर रहा है ये हमारे पास रोल कॉज कर रहा है, ये हमारे पास पिच कॉज कर रहा है और ये हमारे पास यॉ कॉज कर रहा है। मैं पहले लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको ईजी होगा समझना। तो ये रोटेट कर रहा है अराउंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये रोल है, ये वाई एक्सिस, ये पिच है, ये हमारे पास जेड एक्सिस और ये हमारे पास यॉ है हमारे पास, ठीक है। अब आप देखिए हमने एक्स एक्सिस लिया जिसमें ये मूव कर रहा है, जिस पाथ लाइन में ये मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। 3 डायमेंशनल में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब पहला जो था वो रोल था जो कि रोटेट करेगा अराउंड द एक्स एक्सिस। तो आप इस एक्सिस में रोटेट कर रहे हो, मतलब कि उसकी विंग्स जो है अप और डाउन हो रही हैं, तो उसका जो एक्चुअल कवरेज होगा वो चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। तो आप देखोगे इसका वाई और जेड में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपका एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, उसमें इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा जो है वो है हमारे पास वाई एक्सिस में आपको रोटेट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये जेड एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में आपको क्या है, पिच देखने के लिए मिल रहा है। जो आपका रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है वो जनरली किस में देखने के लिए मिल रहा है, वाई एक्सिस में देखने के लिए मिल रहा है। वाई एक्सिस में आप देखोगे तो इसमें उसका जो फ्यूजलेज है वो हमारे पास मूव कर रहा है, उसकी विंग जो है वो पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल कवरेज हो जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा इन द वाई डायरेक्शन। थर्ड जो है हमारे पास वो है जेड एक्सिस, जो हमने देखा था कि पाथ लाइन से या तो लेफ्ट या फिर हमारे पास राइट में मूव हो जाएगा। इसका फ्यूजलेज जो है और विंग्स जो है वो पैरेलल रहेंगी, तो वो क्या हमारे पास जेड डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा आपको, और वो कॉज करेगा हमारे पास यॉ। तो ये तीनों आपको इस डायग्राम से इजीली समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आप इसमें एक्चुअल कवरेज देखोगे वो है हमारे पास जेड एक्स ब्लैक वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल कवरेज हो जाएगा, जो कि ये एरोप्लेन करेगा हमारे पास, एयरक्राफ्ट करेगा। तो ये जो फ्लाइट पाथ था उससे थोड़ा राइट डायरेक्शन में मूव हो गया हमारे पास। ये हो सकता है हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकता था, ठीक है। तो आपका जो कवरेज होता है वो डिफरेंट होता है हमारे पास। मान लीजिए इस टाइप का रहता है हमारे पास, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल जो मतलब कि नॉमिनल कवरेज होना चाहिए था उससे एक्चुअल कवरेज जो रहेगा एयरक्राफ्ट के थ्रू वो चेंज हो जाता है। तो तीनों का जो है वो आपको 3 डायमेंशनल समझना है। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ईजी है, आपको 3 डायमेंशनल बनाना है, आंखें बंद करनी है और सोचना है कि हाँ ये कैसे हो रहा है हमारे पास। एक एरोप्लेन को मूव कराना है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रोटेट करना है एक्स एक्सिस में, फिर हमारे पास रोटेट करना है वाई एक्सिस में, और फिर थर्ड में हमारे पास उसको मूव आउट करना है फ्लाइट लाइन से हमारे पास, जो कि रोटेट करेगा जेड एक्सिस में, ठीक है। तो आप पहले विंग को मूव करोगे, दूसरे में फ्यूजलेज को हमारे पास अप डाउन करोगे, पहले में हमारे पास इस केस में क्या, रोल के केस में विंग्स को अप डाउन करोगे। दूसरा जो इसकी बॉडी है फ्यूजलेज है उसको हम, या उसका जो बैक है हमारे पास वो अप डाउन होगा हमारे पास, ठीक है जो। और थर्ड में हमारे पास क्या है, फ्लाइट पाथ से आप राइट और लेफ्ट में मूव करोगे तो आपका ग्राउंड कवरेज ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या रोल पिच और ये है, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद है इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द सोर्सेज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एरर वेदर इट इज सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक था हमारे पास इंटरनल वाला, और नॉन सिस्टमेटिक मतलब रैंडम एरर है हमारे पास एक्सटर्नल वाला, ठीक है। एज लाइक सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर, सिस्टमेटिक जियोमेट्रिक एरर इज जनरली इजियर टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट देम देन नॉन सिस्टमेटिक और रैंडम जियोमेट्रिक एरर। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, क्योंकि एमएसक्यू में हमारे पास काफी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। कि हमारे पास जो सिस्टमेटिक है मतलब इंटरनल वाला है वो करेक्टिफाई करना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू द रैंडम मतलब के एक्सटर्नल जियोमेट्रिक एरर से, ठीक है। अब हम जियोमेट्रिक करेक्शंस की बात करेंगे, हमने डिस्टॉर्शन की बात कर ली, ठीक है। और इनको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जियोमेट्रिक करेक्शन अप्लाई किसी भी इमेज में नहीं करोगे तो आप उस इमेज को एनालिसिस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। वो एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक करेक्शन एज रिमोटली सेंस्ड इमेजेस आर नॉट मैप। These images often have a mix of systematic and non-systematic geometric distortion. These distortions make it impossible to integrate information. तो हम इससे इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते जब तक कि उसमें ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन अवेलेबल है।
क्योंकि एक तो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक तो सिस्टमेटिक नेचर भी रहता है उसका, दूसरा नॉन सिस्टमेटिक नेचर भी होता है, रैंडम नेचर भी रहता है हमारे पास, ठीक है, जनरली अकर करता है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिमोटली सेंस्ड इमेजेस विद द मैप डेटा इन जीआईएस, ज्योमेट्रिक करेक्शंस इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन और रिमोटली सेंस्ड इमेजेस इनटू अ मैप विद स्केल एंड प्रोजेक्शन पैरामीटर्स। तो हमारे पास जो मैप्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास एक्चुअली में करेक्टेड मैप्स भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, जो कि रिमोटली सेंस डेटा को उसका यूज करके जीआईएस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम उन मैप्स का, तो मैप डेटा के साथ रिमोटली सेंस्ड इमेजेस का यूज करके हम उसको करेक्टिफाई कर सकते हैं, उसका जो भी एप्लीकेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिमोट सेंसली इमेजेस को जीआईएस प्लेटफॉर्म के अंदर भी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी ज्योमेट्रिक करेक्शंस होती हैं वो कैसे की जा सकती हैं, जब हम रिमोटली सेंस्ड इमेजेस को मैप में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे पास विद द स्केल एंड प्रोजेक्शन पैरामीटर जो भी मैप के अंदर रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो दीज करेक्शंस आर अंडरटेकन इन अ रिमोटली सेंस्ड इमेज व्हेन द इमेज इज टू बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टास्क। तो हम इसका यूज कब करते हैं कि रिमोटली सेंस्ड इमेज को मैप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब ट्रांसफॉर्मिंग एन इमेज टू मैच विद द मैप प्रोजेक्शन, जब इमेज हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्म की जाती है हमारे पास जो कि मैप प्रोजेक्शन अवेलेबल उसके साथ मैच करती है। दूसरा हमारे पास प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मैप एंड इमेज, ठीक है, तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट को हम इंटरेस्ट बना सकते हैं हमारे पास जो मैप और इमेज दोनों में अवेलेबल हो। सिक्वेंशियल ओवरलेइंग of temporal images of the same area obtained by varied sensors। तो डिफरेंट सेंसर सेम एरिया का इमेजेस कैरी करें, टेम्पोरल मतलब डिफरेंट टाइम पे इमेजेस को कैरी करें, फिर उनको ओवरले करके हमारे पास क्या है सीक्वेंशियल ओवरलेइंग करके हम मैप क्रिएट कर सकते हैं हमारे। तो कहने का मतलब है इमेजेस को मैप में क्रिएट कर रहे हैं हमारे पास, और मैप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे उसमें प्रोजेक्शन सिस्टम रहता है हमारे पास, स्केल रहता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास उसके अंदर होनी चाहिए, हमारे पास मैच करनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग रिमोटली सेंस्ड इमेजेस विद जीआईएस, फिर उनको हम इंटीग्रेट करते हैं जीआईएस सिस्टम के अंदर। इट इज यूजुअली नेसेसरी टू प्री प्रोसेस रिमोटली सेंस्ड डेटा एंड रिमूव ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन सो दैट इंडिविजुअल पिक्सल्स आर इन देयर प्रॉपर मैप लोकेशंस। तो हमारे पास जो भी रॉ डेटा अवेलेबल रहता है उसको हम पहले प्री प्रोसेसिंग करते हैं जिससे कि वो प्रॉपर मैप लोकेशंस पे अवेलेबल रहे जो भी पिक्सल्स अवेलेबल है हमारे पास। दिस अलाउ रिमोट सेंसिंग डिराइव्ड इंफॉर्मेशन to be related to other thematic information in GIS or special decision support systems. Geometrically corrected imagery can be used to extract accurate distance, polygon area and direction information। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि अगर हम ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं या ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन को रिमूव आउट करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा रहता है कि हम एक्यूरेटली या एक्यूरेसी अचीव करते हैं और हम डिस्टेंस भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, पॉलीगन का जो भी एरिया है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन में की इंफॉर्मेशन हम उसको एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस इमेज से या फिर मैप से। देयर आर वेरियस टर्म्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब जियोमेट्रिक करेक्शन और रिमोट सेंसिंग इमेजेस एंड दिस इज वर्थवाइल टू अंडरस्टैंड देयर डेफिनेशन बिफोर प्रोसीडिंग। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या है ज्योमेट्रिक करेक्शन की बात करेंगे। ये क्या है कि इज द प्रोसेस ऑफ करेक्शन ऑफ रॉ रिमोटली सेंस्ड डेटा फॉर एरर्स ऑफ स्क्यू रोटेशन एंड पर्सपेक्टिव। जो भी हमारे पास इमेजेस के अंदर ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन होते हैं जो कि रिमोटली जो रॉ इमेज के अंदर रहते हैं उनको अगर हम करेक्टिफाई करते हैं और उसको रिमूव आउट करते हैं स्क्यू उसके रोटेशन से उसके पर्सपेक्टिव से मतलब उसकी शेप और उसकी पोजीशन से करेक्शन अप्लाई करके क्या बन जाता है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक करेक्शन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज टू ए मैप प्रोजेक्शन सिस्टम। In many cases, the image must also be oriented so that north direction corresponds to the top of image. It is also known as georeferencing. तो रेक्टिफिकेशन और जियोरेफरेंसिंग सेम होता है। इसको हम कैसे करते हैं हमारे पास कि दो चीज़ें आपके पास कि प्रोसेस करते हैं मतलब आपके पास इमेज अवेलेबल है और उस पर आपका डेटा अवेलेबल है, तो आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा जो दूसरा जो करेक्टिफाई इमेज है या फिर मैप है उसके साथ आप उसको अलाइन कर सको।
तो इस इमेज के अंदर और दूसरे मैप के साथ अगर आपको उसको अलाइन करना है तो दोनों में हमारे पास मिनिमम कॉमन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाह रहे हो तो उस मैप के अंदर जो कोऑर्डिनेट अवेलेबल रहेगा आप उसको उसके साथ अलाइन कर दोगे। तो ये जियो रेफरेंसिंग कहलाता है। मिनिमम 4 पॉइंट शायद हम इसमें लेते हैं, जिससे किसी भी इमेज को हम जियो रेफरेंस इमेज बना सके हमारे पास, जो करेक्टली उस लोकेशन को डिनोट करे जो एक्यूरेट मैप हमारे पास डिनोट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अलाइनमेंट करते हैं हम इमेज का टू ए मैप। और काफी केसेस में देखा गया है कि इमेजेस मस्ट ऑल्सो बी ओरिएंटेड सो दैट नॉर्थ डायरेक्शन कोरिस्पोंड टू द टॉप ऑफ द इमेज। जैसे हम मैप बनाते हैं और उसमें हम उसको नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं मैप को। तो सिमिलरली हम कुछ इमेजेस को क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में टॉप ऑफ द इमेज के ऊपर ओरिएंटेड कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, जियो रेफरेंसिंग भी कहते हैं। सिंपल है, आप मिनिमम 4-5 जितने ज़्यादा पॉइंट्स उठाओगे उतने करेक्शन अप्लाई मतलब कि एक्यूरेसी मिलती है हमारे पास। तो जो इस इमेज के अंदर डेटा अवेलेबल है और जो करेक्टेड इमेज के मैप के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसके कोऑर्डिनेट उठाओगे उस ऑब्जेक्ट के और इसके ऊपर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इससे क्या है, आप अगर अब 4-5 पॉइंट टोपो शीट्स में देखा होगा तो आपको क्या है, हर एक कॉर्नर पे कोऑर्डिनेट्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, लेट और लॉन्ग लिखा रहता है हमारे पास। तो आप किसी भी टोपो शीट को या फिर आप किसी भी इमेज को जियो रेफरेंसिंग कर रहे हो तो आपको उस पॉइंट्स या उस ऑब्जेक्ट के करेक्ट कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करने पड़ेंगे, फिर ये हमारे पास क्या है, इस मैप प्रोजेक्शन में या फिर आप करेक्टली उसमें ओरिएंटेड हो जाएगा मैप। और काफ़ी इमेजेस को हम क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी ओरिएंटेड करते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन है जो जियो रेफरेंसिंग भी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको। ठीक है, फिर है उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ वन इमेज टू अनदर इमेज ऑफ द सेम एरिया नॉट नेसेसरली इन्वॉल्विंग ए मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं करते हैं। इसमें एक इमेज आपके पास अवेलेबल है, दूसरी इमेज अवेलेबल है वहां पर और सेम एरिया की अवेलेबल है, तो सिंपल है कि आपको इसके ऊपर इसको अलाइन करना है। तो जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका इसके अंदर भी रहेगा। ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्ट को ब्लू वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कैरी करना है हमारे पास। तो अलाइन करना है एक इमेज को दूसरी इमेज को जो कि सेम एरिया की अवेलेबल है। तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है हमारे पास, मैप की बात हो रही है। जो मैप प्रोजेक्शन सिस्टम होता है वो है जियो रेफरेंसिंग के अंदर हमारे पास। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको 2 इमेजेस को अलाइन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या है ज्योमेट्रिक करेक्शन में अप्लाई करेंगे, इसलिए हमें ये टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ रही है और ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं हमारे पास, तो अच्छे से समझना है आपको। उसके बाद हम जियो कोडिंग की बात करते हैं। जियो कोडिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टिफिकेशन दैट इंक्लूड जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन और कोडिंग ऑफ पिक्सेल्स इन एन इमेज। Geocoded data are images that have been rectified to a particular map projection and pixel size. The use of standard pixel sizes and coordinates permit convenient overlaying of images from different sensors and maps in a GIS. तो geocoding क्या, जियो रेफरेंसिंग का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या रहता है, हमारे पास जो साइज ऑफ पिक्सल्स रहता है वो भी हमारे पास क्या रहता है, रेक्टिफाइड रहता है हमारे पास। ठीक है, तो इस किसी भी पिक्सल का इमेजेस के अंदर उसका एक तो प्रोजेक्शन जो मैप प्रोजेक्शन है और उसका जो पिक्सल साइज है वो हमारे पास क्या रहते हैं, वो वहाँ पर रेक्टिफाइड रहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो भी पिक्सल्स अवेलेबल रहती हैं किसी भी इमेज के अंदर वो रजिस्टर्ड होती है हमारे पास, या फिर उनको हम कोडिंग अप्लाई कर देते हैं हमारे पास, तो वो क्या हो जाता है, जियो कोडेड डेटा हो जाता है हमारे पास। और उस डेटा को हम उसके साइज के साथ और उसके मैप के प्रोजेक्शन के साथ दोनों के साथ हम रेक्टिफाई करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड पिक्सल साइजेस होती हैं या फिर उसका जो कोऑर्डिनेट्स परमिट क्या करता है हमारे पास, 2 इमेज को ओवरले करने में जो कि डिफरेंट सेंसर से ली गई हैं उसको हम इजीली ओवरले कर सकते हैं हमारे पास, उसको हम मैप के साथ भी इजीली ओवरले कर सकते हैं। ठीक है, जीआईएस सिस्टम के अंदर। तो जियोकोडेड डेटा जो है वो हमारे पास जियो रेफरेंसिंग या फिर रेक्टिफिकेशन का ही स्पेशल केस है हमारे पास, जिसके अंदर कोडिंग कर देते हैं पिक्सल्स की, तो उसका कोऑर्डिनेट्स और जो उसका पिक्सल साइज है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है उसका, जो मतलब कि कॉमन रहेगा 2 डिफरेंट सेंसर से ली हुई इमेजेस का। मान लीजिए आपने एक सेंसर से डेटा लिया और दूसरी सेंसर से डेटा लिया, तो दोनों का साइजेस अलग रहेगा हमारे पास, पिक्सल साइजेस अलग रहेगा और उसका कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग रहेगा।
तो आप उसको क्या करोगे, जियो कोडिंग करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे दोनों इमेजेस को। तो अगर आप दोनों इमेजेस को क्या स्टैंडर्ड पिक्सल साइज में, जो भी उनका साइज अवेलेबल रहेगा उसको स्टैंडर्ड बनाओगे, सिमिलर रहेगा हमारे पास, तो उनको ईजिली आप ओवरले कर सकते हो किसी भी मैप के ऊपर भी, और दोनों इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर भी ओवरले कर सकते हो। तो ये जियो कोडिंग कहलाता है हमारे पास। ऑर्थो रेक्टिफिकेशन क्या होता है हमारे पास, इज द प्रोसेस ऑफ पिक्सल बाय पिक्सल करेक्शन ऑफ एन इमेज फॉर टोपोग्राफिक डिस्टॉर्शन। Every pixel in orthorectified image appears to view the earth from directly above, that is image is an orthographic projection। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो अर्थ का स्कैनिंग चल रहा है हमारे पास, जो सैटेलाइट्स स्कैन कर रही हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, सिमिलर नहीं है। अर्थ जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट हाइट मिलेगी, यहाँ पे डिफरेंट हाइट मिलेगी, और हर एक पिक्सल का डिफरेंट डिफरेंट स्केल देखने के लिए मिलता है हमारे पास। तो उसको जब आप करेक्टिफाई कर देते हो, पिक्सल बाय पिक्सल करेक्शन अवेलेबल रहता है हमारे पास टोपोग्राफी डिस्टॉर्शन की वजह से, तो वो ऑर्थो रेक्टिफिकेशन कहलाता है हमारे पास। और ये क्या होता है हमारे पास कि जब आप ऑर्थो रेक्टिफिकेशन कर दोगे, जो भी टोपोग्राफिक मतलब कि इसकी हाइट की वजह से आपको एरर देखने के लिए मिल रहा है, जब आप उसको करेक्टिफाई कर दोगे तो आप एक फ्लैट एरिया पे, इसका मतलब डेटा को अपीयर कर रहे हो। जो भी इमेजेस है वो फ्लैट डेटा के ऊपर, फ्लैट टेरेन के ऊपर आपको डेटा अचीव करती है हमारे पास। तो वो जो इमेज होती है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को प्रोवाइड करती है हमारे पास, ठीक है। तो आपने ऑर्थो रेक्टिफिकेशन में क्या किया, टोपोग्राफिक डिस्टॉर्शन को रिमूव आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिक करेक्शन इज यूजुअली नेसेसरी बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द पर्पज ऑफ द स्टडी इज नॉट कंसर्न विद द प्रिसाइज पोजिशनल इन्फॉर्मेशन एंड रादर विद द रिलेटिव एस्टिमेट्स ऑफ एरिया। ए फ्लो चार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक करेक्शन इज शोन। तो ज्योमेट्रिक करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है अगर आप उसके साइज से रिलेटेड नहीं हो या उसकी पोजीशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना चाहते हो, तो आप ज्योमेट्रिक करेक्शन नहीं भी अप्लाई करोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसका अप्लाई ज्योमेट्रिक करेक्शन करना ही पड़ता है हमारे पास। जैसे फ्लो चार्ट है कि कोई भी इमेज होगी वो एक इनपुट इमेज हो गई हमारे पास, ठीक है। रिमोटली सेंस डेटा जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, इनपुट इमेज हो गई। फिर सिलेक्शन और ज्योमेट्रिक करेक्शन मेथड हमने कि कौन सा ज्योमेट्रिक करेक्शन मेथड, जैसे अभी हम पढ़ेंगे 4 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन, फिर हमारे पास इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन होता है, और तीसरा हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच होता है। फोर्थ हमने देखा था रजिस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है। तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो उसका सिलेक्शन करोगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर, जो भी पैरामीटर्स उसमें करेक्टिफाई करना है उनका डिटरमाइन करेंगे हम। एक्यूरेसी चेक भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो एक्यूरेसी चेक होता है। उसके बाद हमारे पास इंटरपोलेशन और रीसैम्पलिंग होती है। उसके बाद रेक्टिफाइड की आउटपुट इमेज मिलती है जो कि करेक्टेड रहती है ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन से। तो ये फ्लो चार्ट रहता है, मतलब स्टेप्स हैं कैसे कैसे हम ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकली अनकरेक्टेड इमेज इज नॉट ऑफ मच यूज, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर अवेलेबल रहते हैं, तो उसको एनालिसिस पर्पज के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग 2 कॉमन ज्योमेट्रिक करेक्शन प्रोसीजर्स विच आर ऑफन यूज्ड। तो ये 2 मेन है हमारे पास, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन और इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन। और थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच टू इमेज रेक्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। तो वैसे तो हमने इसका क्या है बेसिक पढ़ लिया है, समझ लिया है कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है और रजिस्ट्रेशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। 2 इमेज को ओवरले करा रहे हो, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, और अब आप मैप को, इमेज को मैप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो वो रेक्टिफिकेशन या उसके साथ ओवरले करा रहे हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, जियो रेफरेंसिंग रेक्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम सेम टू सेम देखेंगे, इमेज से मैप में रेक्टिफाई कराएंगे और इमेज टू इमेज से रजिस्टर करेंगे हमारे पास। तो जैसे हमने टर्मिनोलॉजी में समझा था सेम टू सेम चीज़ रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन कैसे होता है हमारे पास, क्या होता है। तो इसके अंदर हम जनरली समझेंगे कि किसी भी इमेज को जियो रेफरेंसिंग कैसे किया जाता है। तो इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस बाय विच द ज्योमेट्री ऑफ एन इमेज इज मेड प्रॉपर प्लानिमेट्रिक, दैट इज मैप कोऑर्डिनेट विच आर रेफर टू एज एक्स एंड वाई मैप लोकेशंस। तो जो भी हमारे पास रिमोटली सेंस्ड इमेजेस रहती हैं हमारे पास, उसकी जो ज्योमेट्री है उसको हम प्रॉपर चेंज कर देते हैं मैप की लोकेशंस के हिसाब से। हमारे पास जो भी मैप के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहते हैं उसके हिसाब से हमारे पास उसको प्लान करते हैं हमारे पास
इस प्रोसेस जब हम करते हैं तो क्या क्या अवेलेबल रहता है, सबसे पहले हमें क्या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज करने पड़ते हैं हमारे पास, ठीक है। आर सेलेक्टेड फ्रॉम द करेक्टेड टोपोग्राफिकल मैप्स रिप्रेजेंटिंग द सेम लैंडस्केप ऑफ द एरिया दैट इज शोन इन द इमेज टू बी करेक्टेड फॉर मेकिंग देम दैट इमेज प्लानिमेट्रिक। तो सिंपल है रेक्टिफिकेशन या फिर जियो रेफरेंसिंग। मैंने पहले ही बताया कि आपके पास कोई मैप अवेलेबल है और यहाँ पे आपने कोई भी एक रिमोट सेंसिंग इमेजेस गैदर की, ठीक है। तो आप ये वाले एरिया को इस मैप में चूज करोगे और यहाँ पे जो फीचर्स रहेंगे वही सेम फीचर्स यहाँ पे शो होंगे, भले डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स में हो। तो आपको यहाँ से क्या है मैप के अंदर से उस ऑब्जेक्ट की या फिर उस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को सेलेक्ट करना है हमारे पास, सेम लैंडस्केप को जो हमारे पास इस इमेज के अंदर दिखता है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस मैप के अंदर से उस सेम एरिया के कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, उनको हम क्या कहते हैं ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रोड जंक्शन हो सकता है, वैसे भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पोजीशन विच कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ नोन कोऑर्डिनेट्स रेफरेंस एंड सोर्स कोऑर्डिनेट्स। तो हमें क्या है मैप से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। द रोड इंटरसेक्शंस, ब्रिज एजेस, डैम एजेस, building corners and other clearly identified permanent objects can be served as best ground control points। तो मैंने जैसे आपको बताया रोड का इंटरसेक्शन, आप उसको जब जूम करोगे मैप को तो आपको यहाँ पे टिक करोगे तो आपको इस पॉइंट की क्या मिलेगी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जब आपको यहाँ पॉइंट से वही आपको इमेज के अंदर उसी रोड जंक्शंस को ढूंढना है। तो कोई भी रोड अगर इसमें सेम एरिया की रहेगी तो आपको इस रोड को ढूंढना है और ये वाले कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर हम उसको कोऑर्डिनेट्स को इसके अंदर पुट करते हैं हमारे पास। जब जियो रेफरेंसिंग करोगे तो आप जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर ये इजी प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हम जियो रेफरेंसिंग ही करते हैं, मतलब कि उस इमेज को उस मैप की लोकेशन के ऊपर हम ओवरले करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं जियो रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, वही सेम प्रोसीजर हम समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज करने हैं और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो क्लियरली विजिबल हो हमारे पास, ठीक है, इमेज के अंदर भी और मैप के अंदर भी, ठीक है। तो रोड इंटरसेक्शन हो सकता है, ब्रिज एज हो सकता है हमारे पास, डैमेज हो सकता है हमारे पास, बिल्डिंग कॉर्नर्स हो सकते हैं और जो क्लियरली विजिबल परमानेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं। दिस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेक एक्यूरेट एरिया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेजरमेंट्स। तो जब आप किसी भी इमेज से क्या कैलकुलेट करना चाहते हो या किस पर्पज के लिए उसको यूज करना चाहते हो, मान लीजिए आपको एरिया कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का या डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, मतलब कि इमेज को मैप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। इट मे नॉट हाउएवर रिमूव ऑल डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय हाईली अंडुलेटिंग टेरेनाइट्स लीडिंग टू व्हाट आर नोन एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इन द इमेजेस। तो जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कॉज होता है अंडुलेटिंग ऑफ द टोपोग्राफी की वजह से, तो वो चीज इसमें रिमूव आउट नहीं होती है हमारे पास। दिस प्रोसेस नॉर्मली इन्वॉल्व सेलेक्टिंग सम इमेज पिक्सल कोऑर्डिनेट्स बोथ रो एंड कॉलम, मतलब कि आपको क्या उसके लेट लॉन्ग उस ऑब्जेक्ट के जो मैप के अंदर अवेलेबल है सेम ऑब्जेक्ट, वहाँ पे उसके लेट लॉन्ग को या कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है हमारे पास। इससे क्या होता है जो इमेज होती है, जो इमेज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है normally involves selecting some image pixel coordinates both row and column with their map coordinate counterparts, example meters northing and easting in the standard map projection such as UTM, universal transverse mercator projection. It is a most frequently used approach in which correction can be made within pixel level of precision। तो इस रेक्टिफिकेशन की वजह से हमारे पास क्या पिक्सल लेवल की प्रिसीजन या एक्यूरेसी हमें अचीव होती है हमारे पास। अब आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास इमेज है, रिमोट सेंसली इमेज, जो क्या कैरी कर रही है, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कैरी कर रही है, और ये हमारे पास पूरा मैप होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जियो रेफरेंसिंग करने के लिए इस इमेज के एरिया को यहाँ पर ढूंढना है, मतलब जो सेम एरिया को कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब ये इमेज ली गई है इसका मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, जो भी हमारे पास लैंड सरफेस रहेगा या अर्थ सरफेस के फीचर्स अवेलेबल रहेंगे वो इस इमेज के अंदर रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को सबसे पहले चूज करना है। तो जो इसके अंदर
कोई बिल्डिंग हो जो क्लियरली विजिबल हो इस एरिया के अंदर, मान लीजिए कोई रोड का जंक्शन है और आपने उस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, लेट लॉन्ग उठाना है, या फिर उसका अगर यूटीएम में प्रोजेक्शन है मैप का तो आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, नॉर्थिंग और ईस्टिंग मिलेगी आपको, ठीक है, जो कि मीटर्स में रहती है, कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन ही रहती है हमारे पास, ठीक है। वो आपको इस के पिक्सल के अंदर, वैसे मैं ये पिक्सल के अंदर शो कर रहा हूँ, बट ये भी क्या एक मैप की तरह ही इमेज रहेगी हमारे पास, उसको आप जूम ऑन करोगे और फिर उस पॉइंट को और उस जंक्शन को सिलेक्ट करके ये वाली नॉर्थिंग ईस्टिंग या कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन उसमें पुट कर दोगे। ऐसे ही आपको 4 क्या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स चूज करने हैं इस इमेज से, और यहाँ पे आपको इस मैप से क्या इमेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर पे बेसिकली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि एक्यूरेसी अचीव हो। तो आप अगर यहाँ पे चूज कर रहे हो तो दूसरा यहाँ पे चूज कीजिए, तीसरा यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, तो इससे क्या आपको एक्यूरेसी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। जियो रेफरेंसिंग का ऑप्शन आता है हमारे पास जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर, आप वहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो हमने क्या इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन देख रहे हैं। द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन करेक्ट जीसीपीज ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन। तो हमारे पास क्या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले निकालनी पड़ती है, जो कि इमेज के अंदर डायरेक्टेड की जाती है हमारे पास। तो क्या क्या मेथड्स और अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी प्लानिमेट्रिक मैप्स, डिजिटल प्लानिमेट्रिक मैप्स, ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाइड डिजिटल ऑर्थोफोटो क्वाड्स होते हैं हमारे पास, जीपीएस पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। तो मतलब कि आपको कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हम चूज कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। To rectify remotely sensed images to map coordinate system during the image to map rectification process, the following 2 operations must be exercised. सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्पेशियल इंटरपोलेशन कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। स्पेशियल इंटरपोलेशन में क्या है कि इट डील्स विद द पिक्सल पोजीशन करेक्शन and involves the identification of geometric relationship between the pixel coordinates column and row which are represented as x and y of the original input image and the coordinates of its corresponding point x and y on the map. तो स्पेशल इंटरपोलेशन का मतलब क्या है हमारे पास कि जो इमेज के, जैसे इमेज हमारे पास क्या है पिक्सल के फॉर्म में रहती है और पिक्सल का कोई ना कोई लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। तो मान लीजिए पिक्सल के जो इमेज के अंदर जो पिक्सल अवेलेबल हैं उनका जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है एक्स डैश वाई डैश, और जो हमारे पास मैप के उस पॉइंट के मैप भी हमारे पास एक तरीके से पिक्सल का ही रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे पास एक्स और वाई मैप के ऊपर, उनके बीच का जो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप है वो हमें पता होना चाहिए हमारे पास। मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो मैं बात कर रहा था, अगर वो थोड़ा सा भी वेरी करते हैं हमारे पास, वो आप करेक्टली चूज नहीं कर पाते हो तो काफ़ी वेरिएशन या डिस्टॉर्शन और देखने के लिए मिलता है हमारे पास। जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है इमेज अगर आप गलत जीसीपीज को चूज करते हो। तो ये एक तरीके से जीसीपीज की जो करेक्शन और जो उनको सेलेक्टिंग की प्रोसेस है वही हमारे पास दर्शाता है कि स्पेशल इंटरपोलेशन में मतलब कि पिक्सल की पोजीशन करेक्शन हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो एक्स डैश वाई डैश जो अवेलेबल है वहाँ पर पिक्सल कोऑर्डिनेट्स इनपुट इमेज के अंदर, और जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है मैप के ऊपर, उनका जो है रिलेशनशिप वो एक्यूरेट होना चाहिए हमारे पास। इन दिस ऑपरेशन न्यूमरस जीसीपीज आर एम्प्लॉयड टू इन्फर द नेचर ऑफ ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन that essentially to be used to rectify each pixel in output image x and y with a value from a pixel in the unrectified image input image। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको आपको सेम ऑब्जेक्ट को चूज करना है, अगर उसमें गलती होती है तो बहुत ज़्यादा एरर देखने के लिए मिल सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट आप, जो पिक्सल आप मैप से जीसीपीज को चूज कर रहे हो वही हमारे पास इमेज के जो पिक्सल है उनकी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। तो इससे क्या होता है, जियो रेफरेंसिंग हो जाती है इमेज की। दूसरा इसके अंदर क्या करते हैं, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कर। तो जैसे हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं मतलब कि उसकी ब्राइटनेस वैल्यू की बात करेंगे, पिक्सल वैल्यू की। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए पिक्सल की विद रिलेटेड टू द ग्राउंड फीचर, तो वो हमने पहले एडजस्ट की स्पेशल इंटर रिलेशनशिप में, मतलब कि स्पेशल इंटरपोलेशन में जो जियो रेफरेंसिंग करके की हमने, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो वो जब सेम पोजीशन पर पहुंच गया उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन करेंगे। मतलब कि जो
पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यू होनी चाहिए इनपुट इमेज के अंदर जो अवेलेबल है हमारे पास टू द इट्स कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट रेक्टिफाइड पिक्सल पोजीशन। तो अपने क्या हमने इस पिक्सल को अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट शिफ्ट किया तो जो एक्चुअल इमेज इनपुट की इमेज के अंदर जो उसकी ब्राइटनेस वैल्यू है वही सेम हमारे पास क्या है इस ब्राइटनेस वैल्यू के अंदर ये पिक्सल रिप्रेजेंट करनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो उसी के अंदर क्या कहते हैं इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कहते हैं कि इन दिस ऑपरेशन पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट इमेज इज एक्सट्रैक्टेड टू द प्लेस इट इन इट्स कोरस्पॉन्डिंग लोकेशन विद इन द आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज। ठीक है, तो जो इनपुट के अंदर है हमारे पास उस पिक्सल वैल्यू की जो ब्राइटनेस वैल्यू है उस पिक्सल की वही हमारे पास रेक्टिफाइड इमेज के अंदर भी अवेलेबल रहती है हमारे पास। उसको क्या कहते हैं इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कहते हैं, वो ऑपरेशन हम फॉलो करते हैं। ठीक है, उसकी शिफ्टिंग होती है हमारे पास रेक्टिफिकेशन के अंदर, तो उसकी जो ब्राइटनेस वैल्यू इनपुट के अंदर है वही सेम हमारे पास क्या रेक्टिफाइड इमेज के अंदर देखने के लिए मिलती है हमारे पास। तो ये क्या है इमेज टू मैप, मतलब कि उसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई है हमारे पास और स्पेशल इंटरपोलेशन के अंदर। और जो इंटेंसिटी इंटरपोलेशन होता है उसमें मतलब कि जो फीचर उस पिक्सल के द्वारा इनपुट इमेज के अंदर शो हो रहा था वही सेम फीचर हमारे पास, मतलब सेम ब्राइटनेस वैल्यू जो है वो सेम पिक्सल के द्वारा आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज के अंदर शो होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने क्या किया ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई कर दिया, सेम हो गया हमारे पास, उसकी इंटेंसिटी वैल्यू भी सेम रही हमारे पास और उसकी पोजीशन भी करेक्ट हो गई हमारे पास। दूसरा जो मेथड करते हैं हम वो है इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन। इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं करेंगे, इसमें हम दो इमेजेस की बात करेंगे। ठीक है, कि उनका अगर मान लीजिए कोई भी दो इमेजेस को ओवरले कर दिया सेम एरिया का अवेलेबल है, उनका ओरिएंटेशन अलग है हमारे पास, मतलब उसका ट्रांसलेशन या रोटेशन हम फीचर अब इसके अंदर करेक्शन करेंगे हमारे पास। तो वो कैसे करते हैं देख लेते हैं कि इट इज द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अलाइनमेंट प्रोसेस बाय विच वन इमेज इज अलाइन टू बी कोइंसिडेंट with respect to another image of similar geometry, thereby allowing the user to select pixel that is ground control point in one image and its positional exact counterpart from the other image। तो जैसे कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हमने मैप से उठाए थे, मतलब कि हमारे पास जो करेक्ट डेटा रखता था मैप, उसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल था, वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पे हम इमेज और इमेज का यूज कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन कहलाएगा हमारे पास, सिमिलर प्रोसेस रहेगा हमारे पास। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे, उसके लोकेशन इन्फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, बट उस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की बात करेंगे। वो क्या होता है कि जो क्लियरली विजिबल है हमारे पास। तो दो इमेज आपके पास अवेलेबल हैं, सिमिलर ज्योमेट्री है दोनों इमेजेस की, तो आपने क्या किया एक इमेज से क्या किया दूसरी इमेज के अंदर सेम फीचर को आइडेंटिफाई किया और वहाँ की जो पिक्सल की इंफॉर्मेशन होगी वो आपने दूसरी इमेज में इनपुट कर दी हमारे पास। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन कहलाता है हमारे पास। उससे क्या जो इमेज है उसका रोटेशन अलाइनमेंट हो जाता है या फिर उसका ट्रांसलेशन, अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट होती है ट्रांसलेशन मूवमेंट, वो भी आपका अचीव हो जाती है हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू अनदर इमेज। सिंपल है, हमने वहाँ पे इमेज और मैप का यूज किया, यहाँ पे आप इमेज को दूसरे इमेज के साथ रजिस्टर कर रहे हो हमारे पास। ठीक है, द सेम जनरल इमेज प्रोसेसिंग प्रिंसिपल आर यूज इन बोथ इमेज रेक्टिफिकेशन एंड इमेज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया सेम प्रोसीजर है और सेम चीज़ है हमारे पास, बस वहाँ पर मैप अवेलेबल रहता है, मैप के रेस्पेक्ट में हम इमेज को ओरिएंट करते हैं या फिर उसको करेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या है दो इमेजेस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन या फिर उसकी जो मैप प्रोजेक्शन इन्फॉर्मेशन रहती है वो अवेलेबल नहीं रहती है वहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इन केस एनी इमेज दैट इज ऑलरेडी रेक्टिफाइड टू ए मैप रेफरेंस सिस्टम इज यूज्ड एज बेस image, then the second image also retains all geometric errors present in the base image. However, this approach is more appropriate when images of multiple dates are used for observing changes on the ground. तो इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी एक सेकंड इमेज जो है वो पहले मैप के साथ रेक्टिफाइड होती है हमारे पास। ठीक है, मैप के साथ रेक्टिफाइड है तो उसमें आपको क्या है सेम एरिया को चूज करना पड़ रहा था, सेलेक्ट करना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ता है सबसे पहले जिस एरिया की वो इमेज होती है मैप के अंदर। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को चूज करके उसको रेक्टिफाई करते हो। इसमें क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी एक जो सेकंड इमेज है जिसके साथ हम इनपुट इमेज को क्या कर रहे हैं रजिस्टर कर रहे हैं, उसका मैप रेक्टिफिकेशन हो रखा है। तो जब आप सेम एरिया को करोगे, आपने एक इमेज को किया जो सेकंड इमेज है उसको मैप रेक्टिफाई कर लिया, मतलब वो करेक्टेड हो गई हमारे पास और ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट कर दिया हमारे पास। तो ये जो सेकंड इमेज है वो हमारे पास क्या
ज्योमेट्रिक करेक्टेड है हमारे पास। अब जो नई इनपुट इमेज ले रहे हैं, और ये किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, जब आप सेम एरिया पर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में या टेम्पोरल इमेजेस अचीव करते हो। तो जब आपने बहुत सारी टेम्पोरल इमेजेस ले ली और सेम एरिया है, तो आपको एक रेक्टिफाइड इमेज को यूज़ करना है। ये आपकी सेकंड इमेज हो गई और फर्स्ट इमेज हो गई जो आप अभी डेटा कैरी करके लाई हो हमारे पास, जिसके अंदर क्या ऑलरेडी ज्योमेट्रिक एरर अवेलेबल है। फिर क्या है, जब सेम एरिया है हमारे पास, तो आपको ऑब्जेक्ट्स या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को चूज करना ईजी हो जाता है हमारे पास। तो दो इमेजेस का यूज करते हो रादर देन द मैप और इमेज का। इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन की वजह आप कौन सा मेथड यूज करते हो, इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन मेथड। सिंपल है आपका, ठीक है, सिंपल है। अगर आप सेम एरिया को बार बार इमेजेस ले रहे हो, या आप मान लीजिए क्रॉप के ग्रोथ को एनालाइज करना चाहते हो, तो आप सेम एरिया को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे क्या करोगे, रिमोट सेंसिंग इमेज क्रिएट करोगे। तो जब आप सेम एरिया को करोगे, तो आपका ऑब्जेक्ट भी क्या है वहाँ पे सिमिलर रहेंगे। तो आप एक इमेज को क्या है, एक बार की इमेज जो डेटा था उसको मैप रेक्टिफाइड कर दिया, फिर जो मैप रेक्टिफाइड इमेज है वो सेकंड इमेज हो गई, और बार बार जो इनपुट इमेज है वो फर्स्ट इमेज हो गई। दोनों इमेज को आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, जो सेम मैप के साथ किया था। यहाँ पे भी आपने पहले ऑब्जेक्ट्स को चूज किया, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, और फिर उसके रेस्पेक्ट में आपने दूसरी इमेज जो फर्स्ट इमेज थी, जो इनपुट इमेज है, उसको ज्योमेट्रिक एरर से रिमूव मतलब के करेक्टिफाई कर दिया। तो इसके अंदर क्या है, दिस अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन द इमेज ऑफ मल्टीपल डेट्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग चेंजेस ऑन द ग्राउंड। दिस इज बिकॉज इफ टू इमेजेस आर सेपरेटली रेक्टिफाइड टू द मैप रेफरेंस सिस्टम, ईच may have the same overall error but may be of different nature, resulting in twice the individual errors when two rectified images are used together। ठीक है, तो मान लीजिए आप जितनी भी बार उस एरिया की इमेज क्रिएट कर रहे हो और फिर उसके बाद आप इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो जब हम मैप्स के साथ हमारे पे इमेज का रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो जो एरर्स होते हैं इंडिविजुअल एरर, वो ट्वाइसली अकर ना करें। इसलिए हम दो इमेज का मैप के साथ रेक्टिफाई नहीं करते हमारे पास। इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन जो है वो लोकलाइज कर देता है एरर्स को, तो जिसकी वजह से हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, द जनरल रूल ऑफ थंब इज टू रेक्टिफाई रिमोटली सेंस्ड डेटा टू ए स्टैंडर्ड मैप प्रोजेक्शन वेयर बाई इट मे बी यूज्ड in conjunction with other special data in GIS to solve problems. Therefore, most of our discussion here will focus on the image to map rectification. However, irrespective of the procedure used, the process of geometric correction involves 5 steps as shown in the figure 4. तो ज्योमेट्रिक करेक्शन के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने क्या इनपुट किया, इमेज हैविंग ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, मतलब कि रॉ रिमोट सेंसली डेटा हो गया हमारे पास, रिमोटली सेंस्ड इमेज हो गई। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या सेलेक्ट किए, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। सॉल्व ए पॉलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग द ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। तो जो उनकी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है, फिर आप इमेज के अंदर पुट ऑन करते हो, फिर आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन अवेलेबल रहती है, तो आपने उसको सॉल्व किया हमारे पास। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द इमेज डेटा टू द रेफरेंस डेटा, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इमेज, मतलब कि उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ओवरले हो जाती है। असेसमेंट ऑफ द एरर रिमेनिंग इन द इमेज, तो जो हर एक पिक्सल को हम चूज नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर रहता है, तो वो उसको एसेस करते हैं हमारे पास कि मतलब कितना एरर उस इमेज के अंदर, रेक्टिफाइड इमेज के अंदर कितना एरर रिमेन रह गया, मतलब कि अभी भी बचा हुआ है। रीसैम्पल द इमेज, और फिर उसके बाद हम रीसैम्पलिंग करते हैं, फिर आपको क्या जाके मिलता है, ज्योमेट्रिकली करेक्टेड इमेज मिलती है हमारे पास। तो ये 5 स्टेप्स हैं, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ जीसीपी, फिर वो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे पास, और फिर कुछ ना कुछ एरर रिमेन रह जाता है, उसके बाद उसके लिए हम रीसैम्पलिंग करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकली करेक्टेड इमेज आपको मिलती है। तो स्टेप 1 देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कि इमेज डिस्टॉर्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंसर सिस्टम एटीट्यूड, इट्स नॉट एल्टीट्यूड, इट्स एटीट्यूड, मतलब रोल, पिच एंड यो, और एल्टीट्यूड चेंजेस। तो इसकी वजह से हमने देखा था ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है, विच कैन बी करेक्टेड यूजिंग जीसीपी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स एंड अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल मॉडल। तो मैथमेटिकल मॉडल यूज कर सकते हो या फिर रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। द बेस्ट जीसीपीज आर द इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स, ये चीज़ भी हमने देखी थी। बेस्ट मतलब जो क्लियरली विजिबल हो, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स, एयरपोर्ट, रनवेज, लार्ज बिल्डिंग्स, एजेस ऑफ डैम्स एंड अदर स्टेबल फीचर्स, जो परमानेंट फीचर्स होते हैं वहाँ पर। यू वुड टेक अ सिंपल अप्रोच टू अचीव दिस इन ऑर्डर टू अलाइन द इमेज विद
ए नेशनल रेफरेंस मैप। तो हम जो भी इमेज रहती है उसको हम अलाइन करते हैं विद द मैप रेफरेंस मैप जो भी हम चूज करते हैं। यू शुड लर्न दैट एन इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट हियर इज जीसीपी विच इज ए लोकेशन ऑफ फीचर्स ऑन द surface ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल है रोड इंटरसेक्शन डेट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द इमेजरी एंड ऑल्सो लोकेटेड एक्यूरेटली ऑन अ मैप। तो जहाँ पे आपको क्लियरली दोनों जगह विजिबल है, मैंने बताया ना आपको कि एक तो आपको ध्यान रखना है कि चारों कॉर्नर पे आप 4 पॉइंट्स या 4 जीसीपीज को चूज करो। अगर आप जीसीपी चूज कर रहे हो तो सबसे पहले क्या है, क्लियरली विजिबल होना चाहिए वहाँ पर, जो एक्यूरेटली लोकेट कर सको आप मैप के ऊपर भी और इमेज के ऊपर भी। द इमेज एनालिस्ट मस्ट बी able to obtain following two distinct sets of coordinates associated with each GCP। सबसे पहले यहाँ पर इमेज कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइड इन आई रोज एंड जे कॉलम, और दूसरा है वहाँ पर मैप कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और मीटर्स इन पॉलीकोनिक और लैम्बर्ट्स कन्फॉर्मल कॉनिक प्रोजेक्शन और ए मोर वाइडली अडोप्टेड यूटीएम यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्म मर्केटर प्रोजेक्शन। तो जनरली मैप के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहते हैं वो एक्स वाई फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि या तो वो लेट और लॉन्गिट्यूड शो करते हैं जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है डिग्रीज में रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा हमारे पास मीटर्स में होता है जैसे कि यूटीएम होता है हमारे पास। तो ये कहने का मतलब मैप कोऑर्डिनेट्स होता है, और इमेज के अंदर क्या आपको आई और जे जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे पिक्सल्स के वो रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या है, दोनों जगह आपको पिक्सल फॉर्म देखने के लिए मिलता है, बट इमेजेस को आप ऑब्जेक्ट चूज करते हो वहाँ पर, फिर उस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन आप इमेज के अंदर इनपुट करते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से कलेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद सॉल्विंग ए पॉलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग जीसीपीज। आफ्टर आइडेंटिफाइंग जीसीपीज द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफॉर्म रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ईच पिक्सल इनटू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेफरेंस मैप प्रोजेक्शन। तो जब आप ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स मैप से उठा के उसके प्रोजेक्शन इमेज के अंदर डालते हो तो रो और कॉलम के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं वहाँ पर मैप के रेफरेंस मैप जो भी प्रोजेक्शन रहता है उसके फॉर्म में, ठीक है। तो ये सॉल्विंग हो रही है जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनेंगी उसकी। दिस इज अचीव्ड यूजिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कंटेन्स कोएफिशिएंट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये सब क्या है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो बैक कैलकुलेशन करता है और उसको उसके ऊपर ओवरले करा जाता है, मतलब कि जो भी इमेज होती है वो इमेज प्रोजेक्शन के हिसाब से ओरिएंटेड हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। द पेयर्ड कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम मैनी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स एग्जांपल 20 कैन बी मॉडल टू डिराइव ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ द इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द रेफरेंस मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम। दीज कोएफिशिएंट्स मे बी यूज्ड टू ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाई रिमोटली सेंस्ड इमेज टू ए स्टैंडर्ड डेटरमाइन मैप प्रोजेक्शन। तो जो भी आपका मैप का कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है वही हमारे पास इमेज का भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो भी हमने ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स जिस फॉर्मेट में हमने चूज किए हैं उसी में मैप प्रोजेक्शन में, और जो भी स्टैंडर्ड डेटम रहता है हमारे पास मैप का उसी में हमारे पास इमेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द image and map coordinate system using ground control points. Each GCP contains row and column coordinates of a clearly identified point in the image and its corresponding location in latitude and longitude or meters and easting and northing होता है हमारे पास with reference to the same origin on the map. The transformation is normally represented by a polynomial equation whose coefficients are determined by solving the system equations formed using GCPs. तो सिंपल समझना है आपको कि जब हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज करते हैं तो कुछ ना कुछ इक्वेशंस बनती हैं हमारे पास, पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं जो बैकग्राउंड में सॉल्व होती हैं हमारे पास, और वो जियो रेफरेंस इमेज हमारे पास आउटपुट में निकलती है हमारे पास, ठीक है, जब हम जियो रेफरेंसिंग करते हैं। इसमें सिंपल है कि जो मैप से आपने ऑब्जेक्ट को चूज किया उसका कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन सिस्टम में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इंफॉर्मेशन रहती है। अब वो वर्ल्ड ज्योग्राफिक सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक हमारे पास, एक प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पिक्सल की मैप के अंदर कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मीटर्स के अंदर मिलती है, जिसको हम ईस्टिंग और नॉर्थिंग कहते हैं वहाँ पर। और अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो ये मैप को जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में आपको उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो डिग्रीज में होती है। सिंपल है, आपको मैप का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको इमेज में
इनपुट करना है, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो सॉल्व आउट होती है और फिर जियो रेफरेंसिंग हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, इक्वेशंस जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन वो सॉल्व होती है हमारे पास। थर्ड जो स्टेप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेज टू द ज्योमेट्री ऑफ द रेफरेंस मैप और इमेज, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशियल इंटरपोलेशन। ठीक है, an important consequence of correcting images for geometric distortion is that the raster grade for master dataset map or image and that of slave image would not match। तो ज्योमेट्रिक करेक्शन में हमने देखा है कि मैप और जो इमेज है हमारे पास, रॉ डेटा इमेज, वो हमारे पास मैच नहीं होती है, तो ज्योमेट्रिक एरर अगर करता है हमारे पास। इन सच अ केस ग्रे लेवल फॉर ईच सेल नीड्स टू बी रिकम्प्यूटेड फॉर स्लेव इमेज आफ्टर दैट इट इज ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाइड। तो जब आप कोई भी इमेज को ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाइड करते हैं, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे स्लेव इमेज कौन सी है हमारे पास, जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कैरी करती है, और मैप हो गया हमारे पास जो मास्टर डेटा सेट है। अब इसमें आप मैप भी लेते हो, अगर आप इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो हमारे पास क्या इमेज भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जब आप ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाइड इमेज आउटपुट गैदर करते हो तो उसके ग्रे लेवल जो है वो हमारे पास दोबारा से रिकम्प्यूट करने पड़ते हैं हमारे पास, जैसे कि हमने देखा था उसके अंदर इंटेंसिटी इंटरपोलेशन के अंदर। लेकिन स्पेशल इंटरपोलेशन क्या होता है हमारे पास कि द डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशंस ऑफ स्लेव पिक्सल इन द रेफरेंस ग्रिड इज ए स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द अनदर। जैसे हमने इमेज के मैप प्रोजेक्शन के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मैथमेटिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राउंड एंड इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग टू इक्वेशन। एक्स डैश और वाई डैश हमारे पास क्या है, हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक्स और वाई जो है वो हमारे पास क्या है, मैप के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। तो एक्स डैश और वाई डैश की इक्वेशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। a1 b1 c1 हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, और a2 b2 c2 कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। फिर आप इनको सॉल्व आउट करते हो तो हमारे पास ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी बैकग्राउंड कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और फिर हमारे पास जो आउटपुट इमेज आती है रेक्टिफाइड इमेज, वो हमारे पास जियो रेफरेंस्ड इमेज आती है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे जैसे पहले डिस्कस किया था, एक्स डैश वाई डैश जो है हमारे पास स्पेशल इंटरपोलेशन के अंदर देखा था हमने कि ये क्या होते हैं, एक्स डैश वाई डैश इमेज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और एक्स और वाई जो होते हैं वो ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, जियो रेफरेंस करते हैं, और वो हमारे पास इस टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन that maps a plane to plane parallel lines stay parallel after affine transformation। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो स्पेशल इंटरपोलेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास एक से दूसरे प्रोजेक्ट सिस्टम में, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो वो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, और इसके अंदर जो पैरेलल लाइंस है वो हमारे पास पैरेलल ही रहती हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी तभी मिलेगी जब वो दोनों लाइंस पैरेलल ही शो होंगी, क्योंकि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं एक्चुअल पोजीशन के ऊपर हमारे पास। ठीक है, तो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन मॉडल फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डिस्टॉर्शंस इन द रिमोट सेंसर डेटा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास, ये 6 वैल्यूज हो गई। ठीक है, और ऑप्शन में 4 था जो कि रॉन्ग आंसर था। तो ये चीज पूछी जा चुकी है हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में कि this type of transformation can model following kinds of distortions in the remote sensor data। तो 6 टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई, ट्रांसलेशन इन एक्स एंड ट्रांसलेशन इन वाई, दो हो गए हमारे पास। स्केल चेंजेस इन एक्स, स्केल चेंजेस इन वाई, 2 हो गए हमारे पास। स्क्यू होता है और रोटेशन होता है, 2 ये हो गए। तो टोटल कितने, 6 हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यूजिंग 6 coordinate coefficients that model distortions in the original scene, it is possible to use output to input inverse। आउटपुट टू इनवर्स इनपुट भी यूज कर सकते हैं। मैपिंग लॉजिक टू ट्रांसफर रिलोकेट पिक्सल वैल्यूज फ्रॉम ओरिजिनल डिस्टॉर्टेड इमेज एक्स डैश वाई डैश टू द ग्रिड ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज। तो ये जो 6 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है उसकी वजह से कि हम आउटपुट टू इनपुट भी मैपिंग कर सकते हैं, मतलब इन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास पिक्सल की जो वैल्यूज हैं वो रिलोकेट हो जाए हमारे पास। ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल जो डिस्टॉर्टेड इमेजेस है उससे हम रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज की वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं वहाँ पर रिलोकेट करने के लिए। ठीक है, तो एक्स और वाई तो ऑलरेडी बताइए रेक्टिफाइड इमेज की या फिर मैप की कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है, और एक्स डैश वाई डैश जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉल एक्स रहेगा। एक्स जो भी रिप्रेजेंटेशन ऊपर हमने यहाँ पे लिया वही है,
एक्स डैश और वाई डैश रिप्रेजेंटिंग कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस इन द ओरिजिनल इनपुट इमेज। तो फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास असेसमेंट ऑफ एरर, क्योंकि जब करेक्शन करते हैं कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर रिमेन रह जाता है, तो उसकी असेसमेंट होती है हमारे पास। दो ज्योमेट्रिक करेक्शन प्रोसेस करेक्ट्स मच ऑफ ज्योमेट्रिक एरर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल इमेज, नॉट ऑल ऑफ द एरर्स आर रिमूव्ड, मतलब कुछ ना कुछ रिमेन रह जाता है एरर। Hence, prior to creating output rectified image, it is essential to test quality of fit between the two coordinate system based on coefficients. In other words, it is required to assess the accuracy of polynomial transformation. तो जब हमने polynomial equation का यूज करके ट्रांसफॉर्म किया था, उसका जो एक्यूरेसी कितना अचीव हुआ वो चीज हमें चेक करनी होती है, ठीक है। ईच जीसीपी हैज इन्फ्लुएंस इन वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट in the transformation matrix and some GCPs would introduce large amount of errors। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करते हैं हमारे पास उनको रेक्टिफाई करने के लिए। तो कुछ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही एरर को कॉज करते हैं हमारे पास। द मेथड यूज्ड मोस्ट ऑफन फॉर कैलकुलेटिंग टोटल एरर इन्वॉल्व द कंप्यूटेशन ऑफ RMSE। ये इंपॉर्टेंट है, रूट मेन स्क्वायर एरर हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर। It is important to remember that the units of RMS, root error, mean square error, are the units of the source coordinate system. The error being referred to here is the distance between ground control point, original source, measured by the collector of GCPs and recomputed coordinates according to the affine transformation above. It is calculated using Pythagoras theorem. तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट जो हमने चूज किए, अब मान लीजिए आपने 4 तो चूज किए वो सेम आ गए, अगर आप 5 चूज करते हो, 6 चूज करते हो, ज़्यादा चूज करते हो, तो कुछ ना कुछ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स जो है मूव आउट हो जाएंगे, जो एक्चुअल पोजीशन शो नहीं करेंगे हमारे पास, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा हमारे पास। तो जो ओरिजिनल में अवेलेबल है और जो आपका दूसरी जगह जो इनपुट इमेज में आता है, तो इनके बीच का जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या करते हो, इन दोनों के बीच का एरर कैलकुलेट करते हो हमारे पास। जैसे कि इस फॉर्मूले में किया गया है कि एक्स डैश माइनस एक्स ओरिजिनल का स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई ओरिजिनल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये क्या हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज की गई है उन दोनों के बीच का एरर निकालने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी इमेज था और एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट था, दूसरा हमारे पास एक इमेज मैप था और उसका ये ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट हमने चूज किया था। तो ये एक्चुअली में यहाँ हो गया, और आपका जब आपने रेक्टिफाइड इमेज देखी तो वो थोड़ा शिफ्ट हो गया हमारे पास। तो इन दोनों के बीच का एरर निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वही है कि जो ओरिजिनल है उससे हम डिफ्रेंशिएट करके उसका स्क्वायर करके प्लस का वाई का डायरेक्शन में वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करते हैं, तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का एरर हमारे पास निकल आता है। तो एक्स ओरिजिनल और वाई ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स हैं ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का इन द इमेज। एक्स डैश वाई डैश क्या है वहाँ पर, कंप्यूटेड और एस्टिमेटेड रीट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स हैं इन द ओरिजिनल इमेज। व्हेन वी यूटिलाइज 6 कोफिशिएंट्स, जब हम 6 कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था ये जो 6 कोफिशिएंट्स थे, ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई, स्केल चेंज इन एक्स एंड वाई, और हमारे पास इसकी और रोटेशन हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि व्हेन वी यूटिलाइज 6 कोफिशिएंट, द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर डेविएशन रिप्रेजेंट a measure of accuracy of each ground control point. By computing RMS error for all ground control points, it is possible to see which ground control point contribute the greatest error and sum of all root mean square error. तो इससे हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट सबसे ज़्यादा एरर कॉज कर रहा है, और रूट मीन स्क्वायर एरर भी हम निकाल सकते हैं ये वाले फॉर्मूला का यूज करके हमारे पास। तो रूट मीन स्क्वायर फॉर ऑल ओवर या ओवरऑल ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स इज गिवन बाई 1/n नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स है समेशन ऑफ आई, और डिफरेंट उनकी जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए, जो मतलब कि रीट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन है उसको, और जो कंप्यूटेड है उसका स्क्वायर करके। ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हो गया, और ये हम ओवरऑल ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की रूट मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो लगभग सिमिलर फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें सभी कोऑर्डिनेट्स की जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है, और ऊपर वाले में हम हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के एरर को कॉज कर सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा एरर कॉज कर रहा है हमारे पास, ठीक है।
where the terms inside the square root are image coordinates as measured and recomputed using the affine transformation। ठीक है, तो ये दोनों जो है computed और हमारे पास क्या image coordinates की information है। The GCP error is computed for each GCP and those that yield a large error or eliminated and the affine transformation recomputed. This is facilitated by selecting a well distributed set of ground control points throughout the image. It may be noted that each GCP yields two equations, one equation for the x coordinate and one for the y coordinate, and their three equations are minimum to obtain a single solution। तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स में हमने देखा कि x के लिए एक इक्वेशन होती है, दूसरी y के लिए इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, और तीसरे में हम देख सकते हैं कि ओवरऑल भी निकाल सकते हैं हम RMS एरर। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास मिनिमम होती हैं किसी भी सिंगल सॉल्यूशन के लिए। हाउएवर मैनी मोर देन 3 GCPs आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर ए गुड जियोग्राफिक स्प्रेड of the ground control points in the image and to have the option to eliminating incorrectly selected ground control points। तो जब आप कभी भी आपने अगर जियो रेफरेंसिंग किया होगा तो वहां पर देखा होगा कि हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स को चूज करते हैं ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है। वो इसीलिए कि जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स ज़्यादा एरर कॉज कर रहे हैं वहाँ पर, उनको हम रिमूव आउट कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, हम उनको एक टेबल बन जाती है हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की, फिर वहाँ से हम उस पॉइंट को रिमूव आउट कर सकते हैं हमारे पास, तो एक्यूरेसी हमें और अचीव हो जाती है हमारे पास। यू मे नोट दैट not all of the original GCPs selected are used to compute final 6 parameter coefficients to rectify input image. This involves several cycles wherein all ground control points are initially used to find coefficients. RMS error associated with each of these initial ground control points is computed and summed. Then the individual ground control points that contributed the greatest amount of error are determined and deleted। तो ये सब अगर आप किसी सॉफ्टवेयर जैसे GIS का आप ArcMap10 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे कि जियो रेफरेंसिंग के टाइम पे एक RMS एरर की टेबल भी आपके सामने विजुअलाइज होती है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को रिमूव आउट करते हो क्योंकि उनसे रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, एक तो आपको RMS एरर मिलता है और एक उस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का जो मैक्सिमम एरर कॉज हो रहा है वो भी आपको रिप्रेजेंट होता है और शो होता है। तो कहने का मतलब है वो चीज़ तो हम यहाँ पर देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट ज़्यादा एरर कॉज कर रहा है उसको आप रिमूव आउट कर सकते हो, और जिससे कि आपका टोटल ओवरऑल एरर जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो द इंडिविजुअल ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट दैट कंट्रीब्यूट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एरर आर डिटरमाइंड एंड डिलीटेड। तो आप उसको ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के एरर को निकाल सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन दिस वुड लीव यू विद ए रिड्यूस्ड नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। इससे क्या आपका इटरेशन हो गया, मतलब कि और कम एरर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका एक्सेप्टेबल लिमिट में एरर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, यही प्रोसीजर बार बार फॉलो करोगे, दूसरा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज करोगे और फिर उससे देखोगे कि एक्यूरेसी कितनी अचीव हो रही है, RMS एरर कितना मिल रहा है आपको। ठीक है, तो विद ए रिड्यूस नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स अ न्यू सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स इज देन कंप्यूटेड यूजिंग दीज ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। फिर हमारे पास क्या, आपने एक साथ 20 चूज किए, एक डिलीट कर दिया, फिर आपके पास 19 बचे, फिर 18 बचा है। इस टाइप से क्या आपका ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कम होता रहता है और हमारे पास नया जो कोएफिशिएंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है हमारे पास। द प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल RMS एरर रीचेज एन एक्सेप्टेबली लो वैल्यू। एग्जाम्पल लेस देन इक्वल टू 1 पिक्सल एरर इन द x डायरेक्शन एंड लेस देन इक्वल टू 1 पिक्सल एरर इन द y डायरेक्शन। तो मान लीजिए आपको इतनी एक्यूरेसी चाहिए और जब तक ये RMS एरर इस एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं आ जाता है तब तक आप ये प्रोसीजर को फॉलो करते रहते हो। हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को आप डिलीट करते रहते हो जो ज़्यादा एरर कॉज करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, असेसिंग द एक्यूरेसी कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, when the acceptable threshold is reached the final coefficients and constants are used to rectify input image to an output image in an स्टैंडर्ड मैप प्रोजेक्शन। तो जब आपका RMS एरर जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में आ जाता है तो इसका मतलब आपका इमेज क्या जियो रेफरेंस्ड हो जाता है और कह सकते हैं कि हमारे पास रेक्टिफाई हो जाती है जो भी रॉ इनपुट इमेज होती है हमारे पास। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, रीसैम्पलिंग करते हैं। रीसैम्पलिंग मैंने बताया था, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन भी कहते हैं। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है और ये सब एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं हमारे पास, तो इनको अच्छे से समझना है हमारे पास। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हो। The next step is to create an output image by assigning values to pixel on new grid of the transport image by interpolation from the unrectified image।
ठीक है। तो जब हमने रेक्टिफाई कर दिया किसी भी इमेज को, तो जो इंटेंसिटी वैल्यू अनरेक्टिफाइड इमेज में वही सेम असाइन करते हैं हम रेक्टिफाइड इमेज के अंदर। उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीसैम्पलिंग और इंटेंसिटी इंटरपोलेशन। ठीक है, इसको हम रीसैम्पलिंग भी कहते हैं। व्हेन पिक्सल पोजीशंस आर रिकम्प्यूटेड थ्रू transformations controlled by GCPs, a pixel in the reference image would overlap with several pixels in the unrectified input image. Pixels are resampled so the new pixel values of the transformed image can be calculated. Therefore, it is necessary to find pixel values in the transformed image through intensity interpolation. तो जब आप देखोगे कि हमारे पास कोई अनरेक्टिफाइड इमेज है, मतलब कि जिसमें डिस्टॉर्शन एरर कॉज हो रहा है हमारे पास, ठीक है, और आपके पास एक रेक्टिफाइड इमेज है तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है हमारे पास, तो जब आप इसको ओवरलैप करोगे तो आपका देखोगे कि डिफरेंट या काफ़ी इमेजेस के साथ हमारे पास पिक्सल्स के साथ इसका ओवरलैप हो रहा है हमारे पास। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास कौन सी वाली है। तो आपको इंटरपोलेशन का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि जो एक्चुअली में इनपुट वैल्यू थी, जो अनरेक्टिफाइड इमेज थी, उसकी वैल्यूज को हमारे पास क्या रेक्टिफाइड इमेज के अंदर इनपुट करना होता है इंटरपोलेशन के थ्रू। मतलब कि पिक्सल्स आर रीसैम्पल्ड, उनको क्या कहते हैं हम? रीसैम्पलिंग प्रोसेस कहते हैं। वहां पर पिक्सल्स आर रीसैम्पल्ड सो दैट न्यू पिक्सल वैल्यू फॉर द ट्रांसफॉर्म इमेज कैन बी कैलकुलेटेड। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू फाइंड पिक्सल वैल्यू इन द ट्रांसफॉर्म इमेज थ्रू इंटेंसिटी इंटरपोलेशन। और फिर उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कहते हैं। और उसके थ्रू हम ट्रांसफॉर्म इमेज या रेक्टिफाइड इमेज के अंदर सेम पिक्सल वैल्यूज रखते हैं जो इनपुट वैल्यू के अंदर होती है हमारे पास। ठीक है, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन या रीसैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द कंप्यूटेशन ऑफ पिक्सल वैल्यू एट ए पिक्सल पोजीशन x डैश y डैश इन द ओरिजिनल डिस्टॉर्टेड इनपुट इमेज एंड इट्स रीलोकेशन टू द अप्रोप्रिएट xy कोऑर्डिनेट लोकेशन इन द रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज। तो जब हमारे पास क्या है, मैप के कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन थी, रेक्टिफाई हो गई हमारे पास, तो सेम कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उस पिक्सल वैल्यू की, रीलोकेशन हो गया हमारे पास। और x डैश y डैश जो है वो हमारे पास क्या है? इनपुट इमेज का है जो अनरेक्टिफाइड है हमारे पास। दिस प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट इमेज रो बाय रो एंड पिक्सल्स बाय पिक्सल। तो ये जो आउटपुट इमेज मिलता है हमारे पास, या तो रो बाय रो से मिलता है या फिर पिक्सल और पिक्सल पिक्सल बाय पिक्सल से हमारे पास आउटपुट इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम x डैश एंड y डैश coordinates to be sampled in the input image are real numbers, floating point, which do not coincide with the pixel position. In such a case, you can employ one of the methods of intensity interpolation resampling mentioned below. तो हमारे पास क्या है? नियरेस्ट नाइबर, बाइलिनियर और क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन यूज कर सकते हो, जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के मेथड होते हैं हमारे पास। कि जो हमारे पास इंटेंसिटी जो वैल्यू है हमारे पास, पिक्सल वैल्यू जो हमारे पास इनपुट इमेज में है, वो भी हमारे पास क्या है? सेम मिले रेक्टिफाइड इमेज के अंदर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कहते हैं। और तीन मेथड हम चूज कर सकते हैं। सबसे पहले नियरेस्ट नेबर वाला, दूसरा बाइलिनियर इंटरपोलेशन कर सकते हैं, तीसरा हम क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम नियरेस्ट नेबर मेथड, विच यूजेस द क्लोजेस्ट पिक्सल्स इंटेंसिटी वैल्यू टू असाइन टू आउटपुट पिक्सल वैल्यू। ठीक है, तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू रहती है हमारे पास, मतलब कि नाइबर वाली जो वैल्यू रहती है, नियरेस्ट नाइबर वाली, वही हमारे पास सेम असाइन हो जाती है टू द आउटपुट पिक्सल वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो जो इनपुट में अगर आप इसको ओवरले कराओगे, जो नियरेस्ट नाइबर वाली रहेगी वही सेम वैल्यू हमारे पास क्या शो होगी? आउटपुट पिक्सल वैल्यू के अंदर। तो ये कौन सा मेथड हो गया? नियरेस्ट नाइबर हो गया। बाइलिनियर इंटरपोलेशन मेथड में क्या? वैल्यूज ऑफ नियर बाई 4 पिक्सल्स इन अ 2x2 विंडो आर यूज टू कैलकुलेट एन आउटपुट पिक्सल वैल्यू डेट फॉल्स इन बिटवीन these 4 pixels in the uncorrected image with a bilinear function। तो जब आप इनपुट वैल्यू जो 2x2 विंडो होती है, मतलब कि जो इनपुट में मान लीजिए, ठीक है, तो इनपुट इमेज है आपका और हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट इमेज में उसको, ये आउटपुट इमेज है आपका और इसकी वैल्यू को आप असाइन करना चाह रहे हो इंटेंसिटी इंटरपोलेशन के थ्रू। तो जब नियरेस्ट नेबर होगा तो मान लीजिए यही नियरेस्ट नेबर है तो सेम वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये हमारे पास क्या पहला केस हो गया, नियरेस्ट नेबर में जीरो मेथड, जीरो ऑर्डर मेथड हो गया हमारे पास। दूसरा जो असाइन किया हमने, क्या किया कि 2x2 विंडो यूज की, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइलिनियर इंटरपोलेशन मेथड कहते हैं। कि इसकी जो 4 वैल्यूज के थ्रू 2x2 विंडो का यूज करके जो इंटेंसिटी वैल्यू होगी उसको हम पहली पिक्सल वैल्यू में रखेंगे,
फिर दूसरी वाली के लिए ये 2x2 विंडो यूज करेंगे और इसकी वैल्यू असाइन करेंगे। अगर आपको इसकी असाइन वैल्यू करनी है तो आपको अगर इसकी वैल्यू असाइन करनी है तो आपको इसकी 2x2 विंडो को यूज करना पड़ेगा। इससे जो वैल्यू असाइन होगी वो हम यहाँ पे आउटपुट इमेज में या रेक्टिफाइड इमेज में असाइन कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किसका, बाइलिनियर इंटरपोलेशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर मेथड हो गया। फिर देखते हैं हम क्यूबिक कन्वोल्यूशन मेथड कि इन द क्यूबिक कन्वोल्यूशन मेथड वैल्यूज ऑफ 16 पिक्सल्स मतलब कि 4x4 विंडो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो नियरेस्ट नेबर वैल्यू हो गई, इसमें 2x2 विंडो हो गई मतलब कि 4 वैल्यूज हो गई, और इसमें हमारे पास 4x4 मतलब 16 पिक्सल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आउटपुट पिक्सल वैल्यू के लिए विद ए क्यूबिक फंक्शन। वन ऑफ द थ्री मेथड्स, the nearest neighbor method is the least computationally intensive, whereas cubic convolution method is the most computationally intensive method। सिंपल है हमारे पास कि 4x4 विंडो यूज करेगा तो ज़्यादा कम कंप्यूटेशनल मेथड होता है हमारे पास। नियरेस्ट नेबर मेथड इज यूज फॉर ए मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग डिजिटल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट ट्रांसफर ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू विद आउट एवरेजिंग दैम, whereas in other two methods the pixel values are altered। तो नियरेस्ट नेबर में सेम वैल्यू असाइन हो जाती है हमारे पास, जो क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, जो नियरेस्ट वैल्यू होती है। और बाकी जो दो मेथड थे हमारे पास, एक तो कन्वोल्यूशन मेथड था क्यूबिक कन्वोल्यूशन जो 4x4 विंडो को यूज करता है और उसका एवरेज आउट करके हमारे पास वैल्यू को अल्टर करता है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो हो सकता है कि इनपुट इमेज में ना हो और हमारे पास जो रेक्टिफाइड इमेज है उसमें असाइन होती है हमारे पास। ठीक है, तो 4x4 विंडो को यूज करता है। 4x4 विंडो आप इजीली समझ सकते हो कि आपके पास ये इनपुट इमेज थी हमारे पास और ये आपकी रेक्टिफाइड इमेज आ गई। ठीक है, और आपको इस पिक्सल वैल्यू को असाइन करना है। तो इसके लिए आपको ये कॉर्नर वाली नहीं, हम मिडल वाली लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो आपको मान लीजिए अगर ये वाली 4x4 विंडो आपको इसके लिए यूज करनी पड़ेगी 1 2 3 4, फिर आपका 1 2 3 4 मतलब कि आपको इतनी वैल्यूज का यूज करके कंप्यूटेशनली कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज आउट करना पड़ेगा इस पिक्सल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इंटेंसिटी इंटरपोलेशन के मेथड है हमारे पास 3 जो हमने देखा, और जो नियरेस्ट नेबर है वो लेस कंप्यूटेशनली मेथड होता है हमारे पास, और नियरेस्ट नेबर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन में यूज होता है जब जो डिजिटल इंटरप्रिटेशन को इन्वॉल्व करता है बिकॉज इट ट्रांसफर ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू विदाउट एवरेजिंग देम, whereas in other two methods the pixel values are altered। In all the three methods number of rows and columns of pixels in the output image is calculated from the dimensions of the output image which is determined by the geometric transformation and cell size। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच जिसके अंदर इमेज रेक्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का यूज करते हैं हमारे पास। तो हाइब्रिड में अप्रोच क्या है कि बोथ इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन जो पहला मेथड देखा था, दूसरा इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ द ज्योमेट्रिक करेक्शंस आर यूज्ड टुगेदर। इसमें क्या है, हाइब्रिड है मतलब कि दोनों का यूज किया जाता है हमारे पास। द अप्रोच इज मोस्टली यूज्ड व्हेन वी वांट टू अंडरटेक अ रिगरस चेंज डिटेक्शन एनालिसिस रिमोटली सेंस्ड डेटा इन्वॉल्विंग 2 or more dates। दिस अप्रोच मेक्स इजी टू सिलेक्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स फॉर रेक्टिफाइंग एन इमेज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी भी इमेज के चेंज को डिटेक्ट करना चाहते हो, मान लो क्रॉप मॉनिटरिंग करना चाहते हो, तो आप सेम एरिया की इमेजेस टाइमली या टेम्पोरल इमेजेस कैरी करोगे। तो ये जो हाइब्रिड अप्रोच है उसी के लिए यूज की जाती है हमारे पास, जो चेंज डिटेक्शन एनालिसिस करना चाहते हैं हमारे पास और 2 और मोर डेट्स की इमेजेस को यूज करता है हमारे पास। ठीक है, इस अप्रोच में क्या हो जाता है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को चूज करना और उनको रेक्टिफाई करना इजी हो जाता है वहाँ पर। When a series of images is to be used to monitor changes happening in an area over a period of time, we require that the images have a reference to the ground locations, also an image to image reference। तो इसमें सिंपल है कि आपने जो सबसे पहली इमेज ली उसको पहले आप क्या कर लो, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन कर लो, मतलब इस इमेज को क्या कर लो आप मैप की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके साथ रेफरेंस कर लो, जियो रेफरेंसिंग कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास इमेज अवेलेबल रहेगी उसी एरिया की जिसको आपने काफ़ी टाइम के बाद दूसरी इमेज क्रिएट की। ठीक है, तो आपको दूसरी इमेज मिलेगी।
फिर आप उसको इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये जो दोनों मेथड थे वो सेपरेट आउट पढ़े पहले और दूसरे पॉइंट में, वो भी ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते थे। इसमें भी हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच है, वो सेम रहेगा हमारे पास। तो इसमें देखते हैं कि व्हेन ए सीरीज ऑफ इमेज is to be used to monitor changes happening in an area over a period of time, we require that the images have a reference to the ground locations and also an image to image reference. This kind of hybrid approach is an advantage over a seemingly simpler approach of georeferencing every image to the ground directly. If each image is handled independently of the others, then there is a likelihood that their georeferencing errors, even if they are small of the order of the fraction of pixel size, may pull each image in different direction. तो इसका हमने देखा भी था एक कि जब हम इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन करते हैं तो ओवरऑल एरर हो सकता है सेम हो, बट जो दो मतलब ट्वाइस एरर ना कॉज करें हमारे पास दो रेक्टिफाइड इमेजेस को यूज करके, तो उसको लोकलाइज करने को, एरर लोकलाइज करने के लिए हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन अप्रोच फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर भी सेम है कि हाइब्रिड अप्रोच का एडवांटेज यही है कि सिंपलर अप्रोच है सबसे पहले जियो रेफरेंसिंग का, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो इमेजेस से, जिसमें एक इमेज रहेगी हमारे पास रेक्टिफाइड और दूसरी इमेज रहेगी हमारे पास जो रॉ डेटा इमेज रहेगी, जो इनपुट इमेज रहेगी हमारे पास, ठीक है। फिर इन दोनों का यूज करके सेम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इफ ईच इमेज इज हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स, देन देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट देयर जियो रेफरेंसिंग एरर्स मे पुल ईच इमेज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो उस जियो रेफरेंसिंग एरर की वजह से हमारे पास दोनों इमेज देखोगे कि आप सेम एरिया का भी उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में फाइंड आउट करोगे। तो इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जियो रेफरेंसिंग: ब्लैक फर्स्ट जियो रेफरेंस्ड इमेज, रेड सेकंड जियो इमेज आफ्टर जियो रेफरेंसिंग, थर्ड इमेज आफ्टर जियो रेफरेंसिंग। तो आप देखोगे कि उसका जो डायरेक्शन है या फिर इमेजेस का पुलिंग आउट हो जाएगा जो कि सेम एरिया का है हमारे पास, लेकिन बार बार हम उसको जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिटवीन द ग्राउंड एंड द इमेज, द काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट बिटवीन इंडिविजुअली जियो रेफरेंस इमेज इज वेरी लाइकली। तो जियो रेफरेंसिंग जो होती है हमारे पास इनपुट इमेज की या फिर रॉ डेटा की, उसमें हम देख सकते हैं कि मिसअलाइनमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इन केस ऑफ इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन, सिंस बोथ हैव कॉलम एंड रो कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज लेस लाइकली। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप दो रेक्टिफाइड इमेज का यूज करके उसको कर रहे हो, या फिर आप बार बार हर एक इमेज को क्या कर रहे हो, जियो रेफरेंसिंग कर रहे हो मैप के थ्रू, तो मैप क्या करता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है वो डिफरेंटली वेरी करते हैं हमारे पास, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मिसअलाइनमेंट ज़्यादा कॉज करता है। लेकिन इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन में एक फ़ायदा रहता है कि वो रो और कॉलम कोऑर्डिनेट को कैरी करता है हमारे पास, तो ये जो प्रॉब्लम है मिसअलाइनमेंट की वो कम देखने के लिए मिलती है। मोर इफ द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ऑल द इमेजेस इज सेम, देन सिंपल ट्रांसलेशन और रोटेशन फॉर ज्योमेट्री एंड नियरेस्ट इंटरपोलेशन फॉर इंटेंसिटी कैलकुलेशन विल सफिस। तो कहने का मतलब इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन जो है वो मिसअलाइनमेंट को कम कैरी करती है। अगर मान लीजिए हमारे पास इमेजेस सेम है, हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन सेम है, तो सिंपल उसके अंदर ट्रांसलेशन या रोटेशन देखने के लिए मिल सकता है हमारे पास, ठीक है। एट प्रेजेंट तो हमारे पास जो स्पेशल रिजोल्यूशन अगर सभी इमेज का सेम है, तो क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन और रोटेशन जो होता है ज्योमेट्री का, वो हमारे पास नियरेस्ट इंटरपोलेशन फॉर इंटेंसिटी कैलकुलेशन, जो मतलब इंटेंसिटी इंटरपोलेशन करते हैं उसके लिए एनफ रहता है हमारे पास। At present, we exclude the possibility of images acquired at different times coming from different satellites and different resolutions, spatial, spectral, radiometric, and terrain within the study area being undulating instead of planar. In other words, it is assumed that the study area has a flat terrain and all the images in the time series have identical spatial, spectral, radiometric resolution. If this assumption is not satisfied, then the georeferencing can become much more कॉम्प्लेक्स। तो जो भी चीज़ हमने पढ़ी वो एक सिंपल केस था हमारे पास। मान लीजिए ऐसे भी केस हो सकते हैं, और बेसिकली ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप टेम्पोरल इमेजेस तो कैरी कर रहे हो, मतलब आज आपने ली, फिर एक साल बाद ली, एक महीने बाद ली, तो मतलब टेम्पोरल इमेजेस हो गई सेम एरिया की। तो वो जो सेम एरिया की इमेजेस हो सकती हैं, हो सकता है कि उनका जो रिजोल्यूशन है स्पेशल रिजोल्यूशन वेरी करे,
स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन वेरी करे या रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन वेरी करे, तो जो भी हम टाइम सीरीज के साथ या टेम्पोरल इमेजेस की बात कर रहे हैं उनका रेजोल्यूशन भी हम सिमिलर कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और जो टेरेन है वो भी हम फ्लैट टेरेन एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास, तो स्टडी एरिया हो सकता है वो अंडुलेटिंग हो हमारे पास, तो इसकी वजह हम क्या फ्लैट टेरेन ले रहे हैं। और जो टाइम सीरीज में इमेजेस कैरी कर रहे हैं उनका हम आइडेंटिकल स्पेशल और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास। और अगर यही सारी चीज़ें वेरी करें हमारे पास तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसका जो रेफरेंसिंग करना। तो हमने सिंपल केसेस में सारी चीज़ें समझ ली, सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली, ये सब हमने ज्योमेट्रिक करेक्शन को समझने के लिए किया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमने जो है इसमें जो ज्योमेट्रिक करेक्शन है सभी टॉपिक्स को कवर किया, और जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं सभी क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे गए हैं और आगे भी इसी पीडीएफ से और इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है जो कैंडिडेट सेक्शन 2 गेट ज्योमेट्रिक्स के अंदर चूज करते हैं हमारे पास। तो आप हमारे साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए या फिर नोट्स गैदर करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी हार्श ज्योमेट्रिक्स के साथ करते रहिए। थैंक यू।